यस गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस आज अपना कंसोलिडेशन वाले चैप्टर की अपन बात करते हैं। और जो कंसोलिडेशन वाला जो चैप्टर है ना सर, सीए फाइनल के लिए ये बेसिकली मैं वीडियो बना रहा हूँ नवंबर 2023 के लिए। जैसे सर आपको पता चल गया होगा थंबनेल देख के कि ये जो फाइनल की जो वीडियो है सीए फाइनल की कंसोलिडेशन की, जो कि अब की बार 100% कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आएगा नवंबर 23 में, लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड सिलेबस का। उसके अंदर सर कंसोलिडेशन का 15 मार्क्स का 15 से 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर जितने भी एडजस्टमेंट आईसीआई दे सकता है सर, माइंड बाय वर्ड सर, मैंने क्या बोला, जितने भी एडजस्टमेंट आईसीआई दे सकता है उन सभी एडजस्टमेंट्स को मैंने क्या करा सर, कोशिश करिए कि मैं आपको एक क्वेश्चंस के थ्रू उसको कवर कर सकूं, सो डेट कि सर आप एग्जाम में जाने से पहले 2-3 दिन पहले अगर आप इस क्वेश्चन की भी 2 से 3 बार अगर प्रैक्टिस कर लेते हो सर, तो फिर आपको सर आईसीआई की बुक में से क्वेश्चंस करने की इतनी नीड नहीं रहेगी। आप अगर उसमें मैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन एक दो बताऊंगा आपको, अगर आप वो और कर लेते हो, प्लस जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर आपने ये भी कर लिया ना सर, तो दैट्स मोर देन सफिशिएंट। और ये क्वेश्चन अपने आप में ही सफिशिएंट है सर। इस क्वेश्चन में मैंने अप्रॉक्स आपको 18 से 19 एडजस्टमेंट मैंने इस क्वेश्चन के अंदर कवर करे हैं। 19 एडजस्टमेंट इन वन क्वेश्चन एंड दैट्स कवर योर ऑल कंसोलिडेशन प्रोसेस। सर अपन इस वीडियो में चालू करने से पहले मैं आपको एक लास्ट बात कहूंगा, जिसने भी सर मेरी बिजनेस कॉम्बिनेशन की रिवीजन वीडियो नहीं देखी है, वो जाके प्लीज सर उसकी वीडियो देख लीजिएगा, सो डेट आपको इस वीडियो में अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन की वीडियो देख रखी है तो सर आप इस वीडियो को चालू करिएगा कि ठीक है। यस सर, लेट्स स्टार्ट। अपन बात करते हैं सर बिजनेस कॉम्बिनेशन सीए फाइनल के लिए नवंबर 2023 में 100% आने वाला क्वेश्चन है सर, 100% आएगा। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। सर क्या लिखा हुआ है सर, देखिए सर, लिखा हुआ है कि आपका ऑन फर्स्ट, सर क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 अक्टूबर 2022 ए लिमिटेड एक्वायर 40% शेयर होल्डिंग ऑफ बी लिमिटेड। सर ये क्वेश्चन आप उतार लीजिए पहले, आपको बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा, आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए पहले, जितना आपको दिख रहा है सर उस हिसाब से आप उतार लीजिए। अब जितना दिख रहा है उस हिसाब से उतार लीजिए आप, एटलीस्ट कम से कम अभी जितना आपको दिख रहा है उस पोर्शन में आपको एटलीस्ट ये तो सर सफिशिएंटली दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन तो दिख रहा होगा ना सर। पहले आप इस वाले पोर्शन को उतार लीजिए अपनी नोटबुक में सर, और जरूर उतार लीजिए सर, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सब कुछ कवर है इसके अंदर। सर बी लिमिटेड के शेयर होल्डिंग करता है कितने परसेंट सर, 40%। एंड गिव द फॉलोइंग, और बी लिमिटेड को क्या क्या देता है सर, 2,40,000 कैश में देता है, 20 लाख रुपए आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद मैं 20 लाख रुपए दूंगा सर, 3 साल बाद 20 लाख दूंगा। तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमारे को डिस्काउंट रेट दे रखी है कितना सर, 10%। 20,000 शेयर्स भी देता हूँ 10 रुपी ईच के, एट 20 रुपी पर शेयर पे सर, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, 10 रुपए का शेयर में 20 रुपए में देता हूं, दैट मीन्स कि 10 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। फिर सर 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और दूंगा यदि मेरा जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है अगर वो 10% से बढ़ जाता है ओवर द नेक्स्ट ईयर। जो फेयर वैल्यू है उस कंसिडरेशन की कितनी है सर, 2 लाख रुपए है। आपको याद आ रहा होगा, इस लाइन को पढ़ के मैंने आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन में समझाया था, ये कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन है जो कि आपका पीसी का पार्ट बनता है। इस कारण से बोल रहा हूँ सर, बिजनेस कॉम्बिनेशन की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसका मैं आपको लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। 1 घंटे की वीडियो है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर सर 5 लाख रुपए मैं किसको देता हूँ, शेयर होल्डर्स को देता हूँ बी लिमिटेड के, ठीक है। और 98,000 में किसको देता हूँ, टू शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड, इवन इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सर, इवन इफ दे वर्क और नॉट, चाहे से वो काम करे या ना करे तो भी मैं उनको 98,000 देता हूं। सर ये चीज क्या है, ये इस लाइन के कारण आपको क्या समझ में आ रहा है, इस लाइन के कारण आपको ये समझ में आ रहा है कि जो 98,000 है वो आपका पीसी का पार्ट होगा। क्यों, क्योंकि वो आप क्यों दे रहे हो, चाहे से वो काम करें या नहीं करें, बट आप उनको रखना चाहते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, क्लियर है। आप इसलिए उसको कितना देते हो, 98,000 देते हो, तो ये 98,000 आपका पीसी का पार्ट बनेगा। लेकिन सर ये जो 5,000 है, लेकिन ये जो 5 लाख है ये आपका पीसी का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने जब आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था, ये पॉइंट कवर किया था कि पीसी के अंदर जब शेयर होल्डर्स को पेमेंट करते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इसका मतलब माना जाएगा कि वो आपका रेम्युनरेशन का पार्ट है, जो कि पीसी का पार्ट नहीं बनेगा। अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि वो ऐसा वर्क करो या मत करो फिर भी आपको पैसा देंगे, तो वो आपका पीसी का पार्ट बनेगा। क्लियर है, आपको याद आ रही होगी चीजें, क्लियर है, यस सर, ठीक है। तो सर इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लिया मैंने, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद आपको पता है क्या करना है सर, सबसे पहले आपको एक वर्किंग नोट बनाना है। सबसे पहले जो वर्किंग नोट बनाना है आपको एग्जाम में भी सर ऐसे ही करना है। पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता लगा कि यार इससे मैं पीसी निकाल सकता हूँ, परचेज कंसिडरेशन। तो सबसे पहले मैं क्या वर्किंग नोट बनाऊंगा, परचेज कंसिडरेशन का वर्किंग नोट बनाऊंगा। इसका वर्किंग नोट बनाऊंगा सर मैं, सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन का वर्किंग नोट बनाऊंगा। अब सुनिएगा सर,
आपको क्या निकालना है, पीसी निकालना है। यस सर, आपको पीसी निकालना है। तो पीसी में सर मैं क्या क्या दे रहा हूं, तो शेयर दे रहा हूं, कैश दे रहा हूं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड पेमेंट है और शेयर होल्डर का पेमेंट है। समझाता हूं कैसे कैसे, सुनिएगा सर। क्या लिखा हुआ है सर, बी लिमिटेड को 2,40,000 रुपए कैश में दिए। ठीक है सर, तो 2,40,000 रुपए का हमारा क्या आ गया सर, कैश आ गया। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है सर, सर 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए में 3 साल बाद दूंगा और जिसकी डिस्काउंट रेट 10% है सर। तो एक बात बताओ, 20 लाख रुपए 3 साल बाद दूंगा तो आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो सर? तो आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी, 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.751 कर लेंगे तो 15,02,000 रुपए आज का कंसिडरेशन आ जाएगा सर। क्लियर है क्या? यस सर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है सर, 20,000 शेयर दूंगा ऑफ 10 रुपए ईच के, 20 रुपए पर शेयर में। तो सर मतलब 20,000 शेयर है। यस सर, 20 रुपए के हिसाब से दूंगा तो मतलब 4 लाख रुपए के शेयर में इनको इशू करूंगा, जिसमें 2 लाख रुपए तो क्या है मेरा शेयर कैपिटल का है और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है मेरा, 2 लाख रुपए। ये आप ऐसे एग्जाम में करके आ सकते हो सर। इससे क्या होगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। आपको पता रहेगा कि यार सिक्योरिटी प्रीमियम नाम की भी एक चीज थी जिसे मुझे बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं शो करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप बाइफरकेशन नहीं करोगे तो आप पूरा की पूरा 4 लाख रुपए शेयर कैपिटल में जोड़ दोगे, जो कि वहां पे आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, देन फिर आगे देखिए सर क्या लिखा हुआ है। सर आगे लिखा हुआ है कि आपको 3 लाख रुपए भी देंगे यदि आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स इंक्रीज हो जाए 10%। तो सर ये तो कॉन्टीजेंट है और कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन की हमेशा अपन फेयर वैल्यू कंसिडर करते हैं। तो कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू कितनी है सर, कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू है 2 लाख रुपए। कितनी है सर, 2 लाख रुपए। तो आप कितना ऐड करोगे सर, ये देखिए आपने 2 लाख रुपए ऐड कर रखा होगा, कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू 2 लाख रुपए ऐड कर रखी होगी। समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है सर 5 लाख रुपए में शेयर होल्डर को दूंगा बी लिमिटेड के। तो मैंने आपको बताया था ये तो आपका पीसी का पार्ट बनेगा ही नहीं, ये तो आपका पीसी का पार्ट बनेगा ही नहीं। मैंने आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। यस सर। बचा हुआ जो 98,000 है सर, वो मैं शेयर होल्डर्स को दूंगा चाहे से वो काम करे या नहीं करे। तो ये आपके पीसी का पार्ट बनेगा। तो सर ये आपके पीसी का पार्ट बन गया 98,000। क्या आपको ये सारे चारों पांचों अमाउंट समझ में आ गए? अब आपको कौन सा अमाउंट समझना है सर, अब आपको समझना है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का। ये एक अच्छा क्वेश्चन है सर, ये एक अच्छा पॉइंट है जो आपको एग्जाम में एक एडिशनली पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो सर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट देखिए सर, आपको कैसे पता चला सर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है? उसके लिए मैंने क्या करा सर, बैलेंस शीट आपको पढ़नी पड़ेगी। आपने बैलेंस शीट पढ़ी, बैलेंस शीट पढ़ के आपको क्या पता लगता है कि इन्वेस्टमेंट कर रखा है बी लिमिटेड में पहले से 20%। आपने बी लिमिटेड में पहले से 20% इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर। ठीक है, कितने रुपए में कर रखा है, 2 लाख रुपए में कर रखा है। अब सुनना सर, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा सर। मैं बोलता हूं कि आपने 20%, मैं ये बोल रहा हूं सर कि आपने क्या कर रखा है सर, सुनिएगा। आपने 20% पहले से ही इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर। 20% ऑफ व्हाट, शेयर कैपिटल। तो सर एक बात बताओ, बी लिमिटेड की कितनी शेयर कैपिटल है सर? बी लिमिटेड की शेयर कैपिटल है 6 लाख। कितनी है सर, 6 लाख शेयर कैपिटल है और जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपए की शेयर की कितनी है, 10 रुपए। तो मैं कह सकता हूं सर कि बी लिमिटेड के पास कितने शेयर होंगे सर, बी लिमिटेड के पास 6 लाख डिवाइड बाय 10 दैट इक्वल्स टू 60,000 शेयर्स होंगे, जिसमें 20% पहले से ही कौन होल्ड करता है, ए। मतलब 12,000 शेयर पहले से ही कौन होल्ड करता है सर, ए होल्ड करता है। अब वो जो 12,000 शेयर्स हैं सर, ठीक है, तो सर 12,000 शेयर होल्ड करता है। यस सर। तो एक बात बताइए सर, 12,000 शेयर वो पहले से होल्ड करता है, 12,000 शेयर सर वो पहले से क्या करता है, होल्ड करता है। 12,000 शेयर पहले से होल्ड करता है। ठीक है, ठीक है सर। तो 12,000 शेयर वो होल्ड करता है। आज की तारीख में सर उसकी फेयर वैल्यू क्या है सर, उसकी शेयर की जो फेयर वैल्यू है, बी लिमिटेड के जो शेयर की फेयर वैल्यू है वो कितनी है सर, बी लिमिटेड की शेयर की फेयर वैल्यू है 30 रुपए। तो मैं ऐसा कह सकता हूं सर कि ये जो बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड में जो मैंने 12,000 शेयर होल्ड कर रखे हैं आज की तारीख पे, उसकी वैल्यू कितनी है, 3,60,000 रुपए। समझ में आई या नहीं आई बात? तो वो भी मेरा क्या बनेगा सर, पीसी का पार्ट बनेगा। भूलना मत सर, मैंने आपको बताया था फेयर वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट आपकी पीसी का पार्ट बनता है। बिजनेस कॉम्बिनेशन की वीडियो जाके देख लेना सर, मैंने उसमें आपको समझाया था। तो सर आपके पास टोटल पीसी कितना आ जाएगा, 28 लाख आ जाएगा। बताओ सर, पीसी निकालने में किसी को दिक्कत है क्या? और मैं आपको सच बताऊं सर, पीसी का कितना मार्क्स होता है एग्जाम में? अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना तो 2 मार्क्स आपका पीसी निकालने का होगा। तो ये मान लीजिए आपने 2 मार्क्स की लड़ाई जीत ली। अब कितने मार्क्स की लड़ाई बची है, 13 मार्क्स की। 13 मार्क्स की लड़ाई बची है, वो भी अपन फटाफट से जीत लेंगे सर, आपका अगर आपका साथ होगा तो। क्लियर है? यस सर। आ जाइए। अब सर एक बात बताइए, पीसी निकालना समझ में आया? हाँ सर। अब सुनिएगा सर, सर अब सुनिएगा, सुनिएगा, सुनिएगा। आपके पास देखो 12,000 शेयर पहले से थे। यस सर।
और आपने और कितने शेयर खरीद लिए सर? 40% शेयर्स और खरीद लिए आपने, 40% शेयर्स और खरीद लिए। सर एक बात बताओ, कंपनी के पास टोटल शेयर कैपिटल कितनी है? टोटल कंपनी के पास शेयर्स हैं 60,000, उसमें आपने 40% और खरीद लिए, तो कितना आ जाएगा? 24,000। दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा? 36,000। टोटल 60,000 शेयर्स में से 36,000 मैं होल्ड करता हूं, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 60% होल्डिंग रेशियो आ जाएगा, कि दैट मीन्स कि आई एम होल्डिंग 60% इन दैट कंपनी। मतलब ए लिमिटेड कितना होल्ड करती है? 60% शेयर्स होल्ड करती है। क्लियर है क्या? यस सर। अब एक और चीज सुनना, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। पता है बच्चों से क्या गलती होती है सर इधर? बच्चों से पता है गलती क्या होती है? बच्चे पता है क्या करते हैं? यार भाई 60,000 है, 60,000 में से पहले अपन ने 12,000 तो अपन ने पहले से होल्ड कर रखे हैं, अब तो अपने पास 48,000 ही होंगे, बचेंगे। 48,000 का 40% निकालते हैं। वो कितने का निकालते हैं? 48,000 का 40% निकालते हैं, जो कि सरासर गलत है सर। आप खुद बताओ ना, उसने ये बोला है 40%, उसने क्या बोला सर? उसने बोला 40% शेयर होल्डिंग और मैं एक्वायर करता हूं बी लिमिटेड की। तो बी लिमिटेड की शेयर होल्डिंग कितनी है सर? टोटल 6 लाख है ना? तो 6 लाख मतलब 60,000 शेयर्स हैं, तो 60,000 का ही तो सर आप 40% निकालोगे। 60,000 का ही तो सर आप 40% निकालोगे। समझ में आई या नहीं आई बात? ना कि आप ऐसे करना सर, ऐसे बिल्कुल भी मत करके आना सर, गलत हो जाएगा आपका एग्जाम में क्वेश्चन सर। और जैसे ही होल्डिंग रेशियो गलत हुआ, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा सर, आगे का एक नंबर नहीं देने वाला वो आपको। तो सर होल्डिंग रेशियो निकालना भी इंपॉर्टेंट था। ये गलती सर आप अपने एग्जाम अभी अपनी रफ कॉपी में, जब भी आप अपनी कॉपी में भी ये वीडियो का सॉल्यूशन उतार रहे होंगे साथ के साथ, तो ये भी करो और काटो इसको और लिखो, मैं कसम खाता हूं कि मैं ये गलती एग्जाम में नहीं करूंगा, कि भाई 60,000 में से 12,000 माइनस करके मैं शेयर नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्टली 60,000 का क्या करूंगा? शेयर निकालूंगा। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है? आई होप आपने ये उतार लिया होगा सर। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। तो ये आपने ऐसे काट देना है सर, कि क्योंकि ये गलती आप बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं कर सकते सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं सर। ये था सर आपका अभी तक का जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा ना, उसके हिसाब से मैंने ये कैलकुलेशन बनती है। भाई मैंने पीसी तो निकाल लिया, ठीक है, मैंने साथ के साथ बैलेंस शीट भी पढ़ी, तो बैलेंस शीट पढ़ के मेरे को क्या समझ में आया कि भैया कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है। तो सर क्योंकि 40% पे सिंपल सी बात है, आपको पता है क्यों पढ़ी मैंने बैलेंस शीट? यार 40% पे तो वो शेयर होल्डिंग बनेगा ही नहीं, क्योंकि एटलीस्ट 50% से ज्यादा तो आपके पास होना ही चाहिए ना शेयर होल्डिंग बनने के लिए। सब्सिडी और होल्डिंग कंपनी बनने के लिए आपने क्या पढ़ा है सर कंपनी एक्ट में सर, कि मोर देन 50% आपके पास शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। यहाँ पे 40% ही शेयर होल्डिंग है, तो सर एटलीस्ट 40% पे तो बनेगा ही नहीं, मोर देन 50% होनी चाहिए। तो सर ऐसे केस में मेरे को लगा क्या पता एग्जिस्टिंग हो, इस कारण से मैंने क्या पढ़ा? बैलेंस शीट आके पढ़ी। क्या अब आपको लॉजिक समझ में आया कि मैंने बैलेंस शीट क्यों पढ़ी? आई होप सर आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने बैलेंस शीट क्यों पढ़ी। ठीक है, अब बैलेंस शीट पढ़ने के बाद सर अब आपको क्या करना है? बैलेंस शीट पढ़ने के बाद आपको जैसे ही बैलेंस शीट पढ़ लो ना सर, और जैसे ही आपने पीसी की कैलकुलेशन कर ली, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बनाना है सर? आपको पीसी का वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना है। और सर आपको साथ के साथ होल्डिंग रेशियो की भी कैलकुलेशन करके आनी पड़ेगी, क्योंकि सर होल्डिंग रेशियो का भी कितना मार्क्स कुछ नहीं होता सर, नो मार्क्स, बट सर लेकिन ये आगे के आंसर का बेस होता है। ये क्या होता है सर? आगे के आंसर का बेस होता है। अगर आपके आगे का आंसर सही होना है तो आपके इसको सही होना पड़ेगा, होल्डिंग रेशियो को। क्लियर है क्या? यस सर। अब बात करता हूं सर मैं आपके वर्किंग नोट नंबर 2 की। सर आपको वर्किंग नोट नंबर 2 में पता है क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल असेट बनाना है। अब आपको लग रहा होगा कि सर स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट असेट क्या होता है? तो सर सुनिएगा, ये स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट असेट हमेशा सब्सिडी कंपनी का बनेगा। तो पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि इधर कौन से आइटम जाएंगे सर? ओनली सब्सिडी कंपनी के आइटम जाएंगे। तो मैं ऐसा कह सकता हूं सर कि सिर्फ सब्सिडी कंपनी के आइटम ही जाएंगे। पहली चीज ध्यान रखना, जो आपका सीना होता है ना स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट असेट, उसके अंदर सिर्फ सब्सिडी कंपनी के आइटम्स ही जाते हैं, सब्सिडी कंपनी के आइटम्स ही जाएंगे। क्लियर है? यस सर। इसके सर दो कॉलम होते हैं, एक तो प्री होता है और एक पोस्ट होता है। प्री कॉलम का मतलब होता है जब वो होल्डिंग बनी, होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बना उससे पहले का टाइम पीरियड, और पोस्ट का मतलब होता है होल्डिंग और सब्सिडी का रिलेशन बनने के बाद का टाइम पीरियड। क्लियर है? यस सर। सुनेगा अब आगे क्या कहता हूं मैं। देखा सर, इसमें सबसे पहले सर आपको क्या लिखना है कि सर आपको स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट असेट, पहले तो सर आप मतलब समझो नेट असेट क्या होती है सर? नेट असेट, नेट असेट क्या होती है सर? नेट असेट होती है असेट माइनस लायबिलिटी। देखो सर, आपने नेट असेट का मतलब क्या समझा सर? असेट का, नेट असेट का मतलब होता है असेट माइनस लायबिलिटी। या फिर मैं सर ऐसे भी तो कह सकता हूं कि अगर मैं शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ दूं,
हाँ सर, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो सर ज्यादा बेस्ट कौन सा है? सर ज्यादा बेस्ट ये होता है कि मैं शेयर कैपिटल में क्या जोड़ दूं सर, रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, नेट असेट आ जाएगा। तो सर अपन जो कंसोलिडेशन में जो प्रोसेस अपनाते हैं वो यही वाला ही अपनाते हैं कि शेयर कैपिटल में क्या जोड़ना होता है अपन को, रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ना होता है। क्लियर है क्या? यस सर। अब एक बात बताना सर, यहाँ तक की चीज समझ में आ गई आपको? यस सर। क्लियर है? यस। सुनिएगा सर, सबसे पहले अपन को क्या करना है सर, बी लिमिटेड की लेनी है, तो ओनली बी लिमिटेड का आइटम से फोकस कीजिए सर। बी लिमिटेड का आइटम से फोकस कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो सर शेयर कैपिटल कितनी गिवन है? सर शेयर कैपिटल आपके पास गिवन है 6 लाख। कितनी शेयर कैपिटल गिवन है सर आपके पास? 6 लाख की शेयर कैपिटल गिवन है। तो पूरा की पूरा सर 6 लाख लिख दीजिए। कितना लिख दीजिए सर? पूरा की पूरा 6 लाख रुपए का शेयर कैपिटल लिख दीजिए। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है? यस। देन फिर सर एक बात बताइए, अब पूरे क्वेश्चन को पढ़िए सर। फिर पूरे क्वेश्चन को पढ़िए कि क्या बी लिमिटेड ने कोई शेयर कैपिटल में कोई चेंजेस किया है क्या? मतलब बी लिमिटेड ने शेयर कैपिटल में कब चेंजेस हो सकता है कि सर बी लिमिटेड ने कोई बोनस शेयर इशू करे हो, या फिर बी लिमिटेड ने सर कोई राइट शेयर इशू करे हो, या फिर बी लिमिटेड ने कोई फर्दर शेयर इशू करे हो, या बी लिमिटेड ने कोई और किसी चीज के लिए शेयर इशू करे हो। क्या सर ऐसा क्वेश्चन में है क्या? पढ़िए सर। क्या बैलेंस शीट पढ़ के समझ में आ रहा है? नहीं सर, ऐसा बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिख रहा। क्या सर ये फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है? ऐसा नहीं लिखा हुआ सर। इसमें तो ए लिमिटेड इशू कर रहा है सर शेयर। इसमें ए लिमिटेड इशू कर रहा है शेयर, बी लिमिटेड थोड़ा इशू कर रहा है। सर एक बात बताओ, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को ही तो देगा शेयर, तो उसके पास तो 2 लाख शेयर आ जाएंगे, उसके पास तो 8 लाख रुपए की शेयर कैपिटल हो जाएगी। एक बात बताऊं सर, मैं आपको सबसे बड़ी गलतफहमी आपकी दूर कर देता हूं मैं। जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर होल्डिंग एक्वायर करती है ना, तो उसके शेयर होल्डर्स को शेयर्स देती है, उसके शेयर होल्डर्स को शेयर देती है। मतलब बी लिमिटेड के पास तो वो की वही 6 लाख के शेयर्स होंगे। मतलब ये जो फॉर्मेट है आपका, इसमें तो 6 लाख ही आएंगे। क्लियर है क्या? ऐसे मत करना कि सर इसमें 2 लाख और जोड़ दो आप शेयर कैपिटल के, जो कि उसको परचेज कंसिडरेशन में मिल रहे हैं। वो सर क्या है, शेयर होल्डर्स को मिलेंगे, और अपन कंपनी की सब कंपनी का आइडेंटिफाइबल नेट असेट बना रहे हैं। ठीक है? यस सर। तो अब देखिए सर, और कहीं चेंज हो रखा है क्या सर? समझ में आया वो लॉजिक आपको? ये देखिए सर, कहीं शेयर कैपिटल में और कहीं चेंज हो रखा है क्या सर? अब इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे दिखेगा? ये देखिए सर, मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया। अब आप इस क्वेश्चन को भी उतार लीजिए पोज करके वीडियो, और साथ में देखते भी रहिए कि कहीं सर बी लिमिटेड ने कोई शेयर इशू करे हैं क्या। सर बी लिमिटेड ने तो कोई शेयर इशू नहीं करे, कहीं ऐसा दिख ही नहीं रहा कि सर बी लिमिटेड ने शेयर इशू कर रहे हैं। सर और नीचे देख लीजिए, बी लिमिटेड ने कोई शेयर इशू कर रहे हैं क्या? नहीं सर, कहीं भी नहीं लिख रखा कि बी लिमिटेड ने कोई शेयर इशू कर रहे हैं। तो सर ऐसे केस में मैं क्या कहूंगा? ऐसे केस में मैं कहूंगा कि सर आपके सर ऐसे केस में मैं क्या कहूंगा? सर ऐसे केस में मैं कहूंगा कि बी लिमिटेड ने कोई चेंजेस ही नहीं करा है। तो चेंजेस कितना कर दूंगा मैं? 0 रुपए का चेंज कर दूंगा। और टोटल शेयर कैपिटल कितनी आ जाएगी मेरे पास? 6 लाख रुपए की। बताइए सर, आपको समझ में आया या नहीं आया? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर आपको? क्लियर है? यस सर। अब अपन बात करते हैं आगे। तो सर अब देखिए, मैंने क्या बोला, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। यस सर। तो रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है। एक तो सर आपका जनरल रिजर्व गिवन है, और एक सर आपको पीएनएल अकाउंट गिवन है। क्या गिवन है? एक तो जनरल रिजर्व गिवन है और एक पीएनएल अकाउंट गिवन है। यस सर। तो ये तो सर आपके पास कब की बैलेंस शीट गिवन है? ये तो सर मेरे पास जो बैलेंस शीट गिवन है वो तो 31 मार्च 2023 की गिवन है। और जबकि मैंने तो एक्वायर कब किया है? 1/10/2022 को। जबकि सर मैंने एक्वायर कब करा है? सर जबकि मैंने एक्वायर तो करा है 1/10/2022 को एक्वायर करा है मैंने। 1/10/2022 को एक्वायर करा है। तो सर इसका मतलब आपके पास ये तो क्लोजिंग अमाउंट गिवन है। तो क्लोजिंग अमाउंट कितना कितना है? क्लोजिंग अमाउंट सर आपके पास गिवन है, एक तो देखो 2 लाख रुपए बी लिमिटेड का देखना है सर आपको। बी लिमिटेड का 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, क्योंकि अपन आइडेंटिफाइबल नेट एसेट किसकी बना रहे हैं? बी लिमिटेड की बना रहे हैं। तो देखिए सर, आपके पास 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, ये तो क्लोजिंग गिवन है। क्या ये चीज समझ में आई? क्या आपको समझ में आया? क्योंकि मैंने क्या बताया था, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है क्या? यस सर। अब सुनना सर, आपको सर ओपनिंग निकालना है। सर ओपनिंग कहीं गिवन है क्या सर? देखिए क्वेश्चन में सर, ये देखो थर्ड पॉइंट पढ़िए सर। आप क्या पढ़िए सर? आप थर्ड पॉइंट पढ़िए, साथ के साथ क्वेश्चन पढ़ते चलिए सर। थर्ड पॉइंट पढ़िए। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है सर? 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 मतलब ओपनिंग का आपके पास जनरल रिजर्व भी गिवन है 1 लाख रुपए, और पीएनएल अकाउंट भी गिवन है 1 लाख रुपए। तो मैं ऐसा कह सकता हूं सर कि आपका ओपनिंग का बैलेंस भी गिवन है हमारे को सर 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। बताइए सर, समझ में आई या नहीं आई बात आपको? जनरल रिजर्व 1 लाख रुपए, पीएनएल आपका 1 लाख रुपए। क्लियर है क्या? यस सर। अब आगे मेरी बात सुनिए सर। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व में सरप्लस होता है। यस सर। नेट नेट असेट निकालने के लिए। यस सर। अब सर एक बात बताओ, जब आपको सर इसमें से हम सर पता है क्या करेंगे? अब मेरा लॉजिक सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे गुडविल को, जो आपकी बुक्स में अपेयर हो रही है। क्यों करेंगे सर गुडविल को माइनस? क्योंकि सर सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको नई गुडविल निकालनी है।
आपको क्या करनी है सर, नई गुडविल निकालनी है। और जब आप सर नई गुडविल निकालोगे तो जो पुरानी गुडविल है उसको तो आपको एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। यस सर। तो आप जब नई गुडविल निकालोगे तो आपको जो ये पुरानी गुडविल दे रखी है ना सर, तो देखिए सर गुडविल कितनी दे रखी है पुरानी, 4 लाख दे रखी है। कितनी दे रखी है सर, 4 लाख रुपए दे रखी है बी लिमिटेड की। तो अपन क्या करेंगे सर, गुडविल 4 लाख की को क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे। तो सर देखिए, देखो मैं आपको फॉर्मेट समझा रहा हूं, साथ के साथ याद करवाने की कोशिश भी कर रहा हूं। क्या बोला मैंने सर, नेट असेट निकालनी है, शेयर कैपिटल ले ली, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व भी ले लिया एंड सरप्लस भी ले लिया। प्री मतलब ओपनिंग लेंगे, टोटल मतलब जो आपके पास क्लोजिंग में गिवन है। ठीक है, यहां तक की चीज समझ में आ गई आपको। यस सर। फिर सर मैंने बोला कि गुडविल को माइनस कर देना जो बुक्स में अपीयर हो रही है। क्यों? क्योंकि सर वो गुडविल तो अपन को नई निकालनी है ना, अपन को नई गुडविल निकालनी है ना। जब अपन को नई गुडविल निकालनी है तो एक बात बताओ, तो अपन पुरानी गुडविल का क्या करेंगे, उसको एलिमिनेट करो। गुडविल को अपन ने एलिमिनेट कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमारे पास कितना आ गया सर, 4 लाख रुपए आ गया। क्या? मैं सिर्फ अभी आपको प्री कॉलम समझा रहा हूँ सर, प्री वाला कॉलम यहाँ तक का आपको समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताइए सर। क्लियर हो गया? यस सर। अब एक बात सुनना सर, अब मेरी बात सुनना सर, सर सुनना, अब मेरी बात सुनना। आपने सर, एक सेकंड, अब सुनना सर, ये क्या था सर आपका, ये सर आपने कब एक्वायर करा अपना बिजनेस, 1/4/2022 को बैलेंस शीट गिव 31 मार्च 2023, ये ईयर एंड होता है। यस सर, ये ईयर एंड होता है क्या? हाँ सर, ये ईयर एंड होता है आपका। ठीक है, और आपने सर क्या करा, 1/10/2022 को आपने क्या करा सर, शेयर होल्डिंग एक्वायर करी। तो सर एक बात बताओ, आपका ये वाला जो पीरियड है वो तो पूरा पीरी होगा, और ये वाला पीरियड क्या होगा, आपका पूरा पोस्ट होगा। यस सर। आपको रिजर्व एंड सरप्लस कब का दे रखा है सर, आपको रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है इस डेट का। देखो ना सर, क्या डेट दे रखी है, 1/4/2022। आपको रिजर्व एंड सरप्लस इस डेट का दे रखा है। तो सर इस डेट से इस डेट तक में सर चेंजेस हुए होंगे नहीं होंगे, मतलब 6 महीने का हमारे को, मतलब सर कहने का मतलब है जो भी चेंजेस हुआ होगा पूरे रिजर्व एंड सरप्लस में, जो भी इस डेट से इस डेट तक के बीच में जो भी चेंजेस हुआ होगा उसमें 6 महीने का हमारा क्या होगा सर, फ्री होगा। यस सर। तो एक बात बताइए, आपके पास स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए था, क्लोजिंग आपका 2 लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए आपने पूरे साल भर में कमाया। ऐसे पीएनएल पूरा 1 लाख रुपए था, क्लोजिंग आपके 3 लाख का था, मतलब आपने साल भर में 2 लाख रुपए कमाया। यस सर। टोटल 3 लाख रुपए कमाया। यस सर। समझ में आई या नहीं आई बात, यहां तक की चीज समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है क्या? यस सर। अब आगे सुनिएगा सर, अब आगे सुनिएगा सर। एक बात बताओ, क्या आप सिर्फ कमाओगे कमाओगे या फिर डिविडेंड भी दोगे सर? सर खर्चे भी करते ही नहीं करते सर कंपनी, सिंपल सी बात है। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड भी दोगे। तो सर देखो यही लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है सर, ये देखो सर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, जो बी लिमिटेड है, क्या लिखा हुआ है सर, जो बी लिमिटेड है उसने डिविडेंड पे करा है, डिविडेंड पेड कर दिया 10% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। एक बात बताओ सर, बी लिमिटेड ने जो डिविडेंड पे करा होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में से करा होगा। यस सर। तो एक बात बताओ सर, आपके पास ओपनिंग में 1 लाख था, आपके पास ओपनिंग में 1 लाख था, और क्लोजिंग में आपके पास 2 लाख और 3 लाख था। ठीक है, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि आपका 1 लाख का चेंज हुआ और 2 लाख का चेंज हुआ, मतलब आपने इतना साल भर में कमाया। क्या सर इसमें से आपने डिविडेंड भी दिया होगा? हाँ सर, डिविडेंड भी दिया होगा। नहीं समझे आप बात को? सर एक बात बताओ, अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो आपने डिविडेंड भी दिया होगा। तो सर डिविडेंड दे दिया, अगर आपने डिविडेंड दे दिया होगा तो इससे आपका प्रॉफिट कम हुआ होगा, इससे आपका प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो आपको क्या करना सर पड़ेगा, वापस प्रॉफिट को एड बैक भी तो करना पड़ेगा, वापस आपको प्रॉफिट को एड बैक भी तो करना पड़ेगा। यस सर। तो सर एक बात बताओ, आपने कितना डिविडेंड दिया होगा सर, क्या लिखा हुआ है सर इसमें, 10% का डिविडेंड दिया है सर। तो शेयर कैपिटल कितनी थी सर इसकी, सर शेयर कैपिटल थी 6 लाख रुपए की। तो 6 लाख का 10% कितना होता है सर, 60,000 होता है। कितना होता है सर, 60,000 होता है। तो 60,000 रुपए का क्या होगा सर, आपका डिविडेंड एड बैक हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि सर आपने पूरे साल भर में, आपने यहां से लेकर, मैं ऐसा कह सकता हूं सर कि आपने, एक सेकेंड मैं आपको और थोड़ा सा अच्छी तरह इसको क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा, कि सर आपने पूरे साल भर के अंदर कितना प्रॉफिट कमाया, 3,60,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। समझ में आया कैसे निकला, पूरे साल भर में आपने कितने रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्रीजमेंट करा, 3,60,000 का, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, मतलब बिफोर डिविडेंड। और इस 3,60,000 में से सर जो स्टार्टिंग के 6 महीने का है वो आपके किसका पार्ट बनेगा, आपके वो प्री
पीरियड का पार्ट बनेगा। किस पीरियड का पार्ट बनेगा? वो आपके प्री पीरियड का पार्ट बनेगा। तो सर एक बात बताओ, आप क्या करोगे सर? 6 महीने का जो पीरियड है, 6 महीने का जो है, वो आप इसमें से माइनस कर दोगे और इस प्री पीरियड में आप ऐड बैक कर दोगे। बताइए सर, समझ में आया या नहीं आया? मैंने क्या बोला सर? जो 3,60,000 का प्रॉफिट है, ये जो 3,60,000 का प्रॉफिट है, इसमें से 6 महीने प्री पीरियड का है और 6 महीने पोस्ट पीरियड का है। तो जो 6 महीने का जो है, जो 6 महीने का जो प्री पीरियड का निकलेगा, उसको आप माइनस करोगे और 1,80,000 रुपए आप यहाँ ऐड बैक कर दोगे। समझ में आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ? तो आपके पास क्या आ जाएगा सर? आपके पास टोटल प्री पीरियड पर शेयर कैपिटल इतनी थी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा कितना सर? ये आ गया सर आपके पास शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है? जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दे रखा था 5,80,000, और ये आ गया सर जो आपने 1 अक्टूबर 2022 के बाद कमाया कितना सर? 1,80,000 रुपए। बताइए सर, समझ में आया या नहीं आया? आपको लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है? यस सर। अब आगे देखिएगा सर, सुनिएगा। अब सर मैंने क्या बताया था आपको? नेट असेट कैसे निकलते हैं? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो सर ये शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आ तो गई 580। तो सर अब कर दो इससे क्वेश्चन सॉल्व। सर एक बात बताओ, ये शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस किस कौन सी आई है? जो आपके पास अभी जो ये बैलेंस शीट में गिवन थी, उससे आई है। हाँ सर। अब सर एक बात बताओ, आपने सर क्या करा है इस क्वेश्चन में? आपने क्या करा है सर? इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में सर एक बार बताओ, फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट भी तो गिवन है, इसमें फेयर वैल्यू भी तो हो रही है। मतलब आपका रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस किसका पार्ट होता है? रिजर्व एंड सरप्लस का ही तो होता है। सर रिजर्व एंड सरप्लस में तो अपन रिवैल्यूएशन गेन और लॉस को तो एक्सक्लूड करते हैं ना सर? ऐसा कब करते हैं? अकाउंट्स के लिए तो सारे रिजर्व ही एक जैसे हैं। तो मैंने तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का है, तो दैट मीन्स कि उस रिजर्व एंड सरप्लस में तो आपके सारे रिजर्व आएंगे। तो दैट मीन्स कहने का मतलब होगी जो आपका फेयर वैल्यू गेन है, वो भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस को बढ़ाएगा, और जो फेयर वैल्यू लॉस है वो आपके रिजर्व एंड सरप्लस को कम करेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर इसमें कोई फेयर वैल्यू गेन होगा तो वो मेरे को ऐड बैक करना पड़ेगा, और जो फेयर वैल्यू लॉस होगा वो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो आइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ? अब समझ में आ रहा है आपको? फॉर्मेट कैसे याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सर, नेट असेट क्या होता है? शेयर कैपिटल होती है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होता है। ठीक है? तो सर अब शेयर कैपिटल लिख दिया अपन ने, रिजर्व एंड सरप्लस लिख दिया, प्री पीरियड का अपन को रिजर्व एंड सरप्लस चाहिए। सर प्री पीरियड का रिजर्व एंड सरप्लस कैसे निकालेंगे? एक तो ओपनिंग दे दे तो बहुत बढ़िया बात है, अगर ओपनिंग गिवन नहीं है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? उसमें से जितना भी प्री पीरियड का है वो प्री पीरियड का गेन हमारे को एड बैक करना पड़ेगा, लेकिन उसमें सर डिविडेंड आपका एडजस्टमेंट ऐड करने के बाद ही आपको प्री पीरियड का निकालना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। देन उसके बाद सर आपको क्या करना पड़ेगा? रिजर्व एंड सरप्लस आपको अगर बढ़ाना है तो आपको फेयर वैल्यू गेन और फेयर वैल्यू लॉस को भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। यस सर। तब एक बात बताइए, ठीक है सर, अब फेयर वैल्यू गेन जोड़ेंगे और फेयर वैल्यू लॉस माइनस करेंगे। सर ऑन अ डेट ऑफ कब जोड़ेंगे? ऑन अ डेट ऑफ एक्विजिशन। मतलब सर जिस दिन हम खरीद रहे हैं उस दिन की हमारे को नेट असेट चाहिए, तो उस दिन के लिए हमने शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस निकाल लिया। अब उस दिन सर अगर कोई फेयर वैल्यू गेन हो रहा होगा, फेयर वैल्यू लॉस हो रहा होगा, वो भी तो हमारे रिजर्व सरप्लस को बढ़ाएगा घटाएगा। तो सर उस दिन क्या हो रहा है सर? फेयर वैल्यू इंक्रीज। क्या वर्ड लिखा हुआ है सर? इंक्रीज। डायरेक्टली आपको इंक्रीमेंट दे रखा है। सो थैंक्स टू क्वेश्चन। सर डेटर में कितना इंक्रीज हो रहा है? 1,00,000 का। सर डेटर में 1,00,000 का इंक्रीज हो रहा है, मतलब 1,00,000 रुपए का गेन हो गया, तो 1,00,000 रुपए का अपने गेन को ऐड बैक कर दिया। क्लियर है क्या? यस सर। वहीं पे ही क्या लिखा हुआ है सर? क्रेडिटर 25,000 का इंक्रीज हो रहा है। सर क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है, लॉस है सर, लॉस है। सर क्या है? लॉस। तो आपने 25,000 माइनस कर दिया। क्लियर है? यस सर। सर स्टॉक 1,00,000 से बढ़ रहा है सर, फायदा है। सर आपने स्टॉक 1,00,000 ऐड कर दिया। क्लियर है क्या? यस सर। आगे सर, आगे क्या लिखा हुआ है सर? आगे लिखा हुआ है सर प्लांट एंड मशीनरी 2,00,000 से बढ़ रही है। सर आपको फायदा ही फायदा है, प्लांट एंड मशीनरी में असेट बढ़ रही है 2,00,000 से, फेयर वैल्यू गेन है। सर फर्नीचर एंड फिक्सचर आपका 1,00,000 से बढ़ रहा है, तो सर आपको प्रॉफिट हो गया नहीं हो गया? अगर प्रॉफिट हो गया तो वो 1,00,000 रुपए से आपका ये नेट असेट भी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ जाएगा। सर आगे, आगे सर और कुछ भी दे रखा है क्या? पढ़ो सर क्वेश्चन। सर जितनी बार क्वेश्चन पढ़ोगे ना उस हिसाब से काम चलेगा। आपको थीम समझ में आ रही है मैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, फिर लास्ट में आपको मैं समराइज भी कर दूंगा मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। फिर देखिए सर और कुछ भी दे रखा है क्या? ये देखिए सर एक छुपा हुआ, सर ये ऐसे की चाल होती है, इस कारण से मैंने इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करा है। सर बहुत सारे क्वेश्चनों को एनालाइज करने के बाद ये क्वेश्चन फ्रेम करा है मैंने इस तरीके का कि सर लैंड एंड बिल्डिंग आपका रिवैल्यूड हुआ है एट 4,00,000 रुपए पर। क्या बोला मैंने सर? आपका लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड एट 4,00,000।
क्या लिखा हुआ है सर? 4 लाख रुपए पे रिवैल्यू हुई है सर। देखो ये तो आपको डायरेक्टली इंक्रीमेंट गिवन था, ये हलवा था, ये सर काजू बादाम है, इससे आपको हलवा में डाल के खाना पड़ेगा। तो सर पता है कैसे होगा ये? देखिए सर सुनिए, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग आपको जो गिवन है ना सर, कितनी गिवन है? सर हमारे को जो गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग, वो 2 लाख रुपए की गिवन है बी लिमिटेड, क्योंकि बी लिमिटेड का ही कर रहे हैं अपन सब कुछ अभी। यस सर। तो 2 लाख रुपए मैंने लिख दिया। 2 लाख रुपए मैंने सर ग्रीन पेन का यूज करता हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए, 2 लाख रुपए मैंने लिख दिए। सर ये 2 लाख रुपए 31 मार्च 2023 का था। तो सर 1 अप्रैल 2022 को कितनी वैल्यू होगी आप पता लगा सकते हो? ऑब्वियस है सर, डेप्रिसिएशन 20% है, दैट मीन्स कि आपने 20% डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा। दैट मीन्स कि सर ये जो 2 लाख रुपए हैं वो 80% होगा। आई होप सर आप सीए फाइनल लेवल पर हो, तो मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और आप 2,50,000 होगा आपके ओपनिंग में। यस सर। अब सर 6 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए। क्या बोला सर मैंने? 6 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा सर? 2,25,000 आ जाएगा 1 अक्टूबर 2022 को। सर आपने इंडेस 116 इंडेस 16 करा है पीपीई? यस सर। उसमें रिवैल्यूएशन गेन कैसे निकालते थे सर? रिवैल्यूएशन गेन निकालते थे, जो भी आपका कैरिंग अमाउंट है माइनस कर देते थे आपकी फेयर वैल्यू को। तो कैरिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे सर? 1 अक्टूबर 2022 का। सिंपल है सर, 1 अक्टूबर 2022 का अगर आपको कैरिंग अमाउंट निकालना है, तो जो 1 अप्रैल 2022 की जो कॉस्ट है उसमें से आपको 6 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो 1 अक्टूबर 2022 का आपके पास क्या आ जाएगा सर? डब्ल्यूडीवी आ जाएगी, कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। और आपके पास फेयर वैल्यू कितनी है उस दिन की सर? 4 लाख रुपए। तो मैं क्या कह सकता हूँ सर, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि आपके पास कितने रुपए का गेन हो गया? 1,75,000। डेट मीन सर 1,75,000 रुपए का आपके पास क्या हो गया सर? रिवैल्यूएशन गेन हो गया। अगर गेन होगा तो सर इससे क्या होगा? आपकी सर कैपिटल मतलब नेट असेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। बताइए सर यहाँ तक की चीज समझ में आई या नहीं आई आपको? लॉजिक क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है चीज? यस सर। अब सुनिएगा सर आगे। क्लियर है? यस सर। अब सुनिएगा, यहाँ तक की चीज समझ में आई? यस सर। सर एक बात बताओ, सर एक बात बताओ, अगर अक्टूबर 2022 में, अगर सर अक्टूबर 2022 में 1 अक्टूबर 2022 को अगर मेरी असेट का फेयर वैल्यू गेन होगा, तो सर ऐसे केस में सर क्या मुझे उस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देना पड़ेगा क्या? ऑब्वियस है सर, एडिशनल डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। और अगर मुझे फेयर वैल्यू लॉस हो रहा होगा, तो ऐसे केस में सर मुझे क्या होगा सर? डेप्रिसिएशन में सेविंग होगी। नहीं समझे कैसे? मैं समझाता हूं, आइए सर। देखिए सर, देखिएगा सर, सुनिएगा। आपने सर पहले मशीनरी का समझाता हूं ताकि आपको और बढ़िया तरीके, लैंड एंड बिल्डिंग का समझाता हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। सर आपने पहले क्या कर रखा था? सुनिएगा सर, इसको टाइमलाइन को देखिएगा। आपने टोटल 50,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करा था, जिसमें से 25,000 आपने यहां करा था और 25,000 आपने यहां करा था। क्लियर है क्या? यस सर। अब सर इधर आपने क्या करा? इधर आपने रीवैल्यू करा। क्या करा सर आपने? इधर रीवैल्यू करा। और रीवैल्यू करने से अब आप डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करोगे सर? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम 40,000। क्यों सर? 4 लाख की वैल्यू है, 20% की डेप्रिसिएशन रेट है, 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा सर? 40,000। कितना निकलेगा सर? 40,000 का डेप्रिसिएशन निकलेगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। और आप पहले से कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो सर? 25,000 रुपए का मैं पहले से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा हूं सर, चार्ज कर चुका हूं सर। तो अब मेरे पास कितना डेप्रिसिएशन आएगा सर? मेरे पास डेप्रिसिएशन आएगा सर 15,000 रुपए एडिशनली। और सर एक बात बताओ, जो मेरा एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा, क्या वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को कम नहीं कर देगा? सर यहां से माइनस कर दो। एक बात बता बेटा, आपका जो डेप्रिसिएशन माइनस होगा वो कब माइनस होता है? ईयर एंड पे माइनस होता है। कब माइनस होता है? ईयर एंड पे माइनस होता है। होता ही नहीं होता? तो सर एक बात बताओ, क्या वो आपका प्री पार्ट बनेगा क्या? क्या वो प्री का पार्ट बनेगा क्या? नहीं सर, वो आपके किसका पार्ट बनेगा? वो आपके पोस्ट का पार्ट बनेगा। समझ में आई या नहीं आई बात? तो मैंने क्या बोला कि सर अगर कोई भी फेयर वैल्यू गेन होगा, कोई भी फेयर वैल्यू लॉस होगा, तो वो आपके नेट असेट को क्या करेगा? इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। लेकिन उनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा, या फिर उनके ऊपर जो आपका डेप्रिसिएशन में सेविंग होगी, वो क्या होगा सर? आपके ईयर एंड पर होगा। तो ईयर एंड पर होगा तो वो प्री का पार्ट कैसे बनेगा? वो तो पोस्ट का ही पार्ट बनेगा ना। बेटा समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? लॉजिक क्लियर हो रहा ही नहीं हो रहा? सर ये 15,000 तो फिर तो पूरे साल भर का हुआ। बेटा पूरे साल भर का क्या हुआ ये देखना, हमने तो पोस्ट पीरियड का ही निकाला है, तो पोस्ट पीरियड के अंदर ही तो डालेंगे।
ये देख हमने तो इस 25,000 से तो कंपेयर करा है 40,000 को। समझ में आई है नहीं यही बात? लॉजिक क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि हमने एक्वायरी कब किया है? हमने एक्वायरी मिड द ईयर किया है। हमने एक्वायर कब करा है? हमने एक्वायरी सर ईयर मिड ऑफ द ईयर एक्वायर करा है। समझ में आई है नहीं यही बात आपको? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आई बात? यस सर। अब सुनिए सर। सर और कुछ भी तो सर, जैसे प्लांट एंड मशीनरी पे भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा। यस सर। तो कितने रुपए से बढ़ रही है सर? 2 लाख से बढ़ रही है, तो 2 लाख का सर वही 20%, 40,000। लेकिन सर अपन को तो सिर्फ ओनली पोस्ट पीरियड का निकालना है। क्यों निकालना है सर पोस्ट पीरियड का? एक बात बताओ सर, आपने खरीदा कब है? आपको फेयर वैल्यू गेन कब हुआ है? 1 अक्टूबर को हुआ है। तो 1 अक्टूबर के बाद के पीरियड के लिए बचे हुए 6 महीने के ऊपर ही तो डेप्रिसिएशन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टार्टिंग के 6 महीने पे तो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 6 महीने हैं उधर तो आपने जो डेप्रिसिएशन उतना ही लगता। लेकिन बाद के 6 महीने के लिए जो डेप्रिसिएशन है वो आपका 2 लाख रुपए की वैल्यू के ऊपर और लगता, जो कि अब आपने लगाया नहीं है तो वो हम लगा देंगे। तो सर 2 लाख रुपए पर, एक बात बताइए सर, इसकी कैलकुलेशन समझाता हूं मैं आपको कैसे आया सर। 2 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 20% और मल्टीप्लाई बाय आपका 6/12, तो कितना आ जाएगा सर? आपका 20,000 आ जाएगा। समझ में आई है नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आई बात? यस सर। सर ऐसे ही सर, यहाँ से क्यों माइनस करा पोस्ट में से? सर बेटा क्योंकि पोस्ट पीरियड से रिलेटेड है ना, डेप्रिसिएशन एंड में लगता है तो पोस्ट में से ही माइनस होगा बेटा। समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। सर रिवैल्यूएशन भी तो एट द एंड ही होता है। किसने कहा सर रिवैल्यूएशन एट द एंड होता है? सर रिवैल्यूएशन एट द एंड नहीं होता सर। जब आप अपने अकाउंट्स को, जब सर कहने का मतलब है जब आपके अकाउंट्स में कुछ चेंजेस हो रहे हैं उस समय हमेशा अपन क्या करते हैं? फेयर वैल्यू को, गेन को और लॉस को कंसिडर करते हैं। मतलब अगर कोई, आपने देखा पार्टनरशिप में जब पार्टनर आता है या फिर पार्टनर जाता है तब भी अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। तो सर ऐसे कंपनी अकाउंट्स में भी जब कोई कंपनी अंदर आपके अंदर आती है या फिर कंपनी आपके से बाहर जाती है तो ऐसे केस में भी सर अपन असेट एंड लायबिलिटीज का फेयर वैल्यू गेन और लॉस कंसिडर करते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। प्लांट एंड मशीनरी कितनी है सर आपकी? 1 लाख रुपए से बढ़ी है। तो सर एक बात बताओ, अगर प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपए से बढ़ी होगी तो प्लांट एंड मशीनरी नहीं सर, फिक्स फर्नीचर एंड फिक्सर, सॉरी, फर्नीचर एंड फिक्सर भी 1 लाख से बढ़े हैं। तो सर 1 लाख से बढ़े तो वो भी 20%, वो भी कितने महीने का सर? लास्ट के वो भी 6 महीने का, क्योंकि सर प्री पीरियड पोस्ट पीरियड से तो रिलेटेड होता है आपका वो। 1 अक्टूबर से पहले तो था ही नहीं ना, 1 अक्टूबर को ही रिवैल्यूएशन हुआ तो 1 अक्टूबर के बाद ही डेप्रिसिएशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना सर। तो कितना आता है सर? वो आता है सर आपके पास 10,000। बताइए सर क्या ये दोनों कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई सर? लिखते चलिए सर जहां जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है सर, लिखते चलिए सर। और इस क्वेश्चन को सर 2 से 3 बार सॉल्व कर लीजिएगा आप। और मैं आपको गारंटी देता हूँ फिर आप आईसीएआई की बुक के जब क्वेश्चन देखोगे ना सर तो आपको ऐसे लगेंगे यार ये तो बच्चे लेवल के क्वेश्चन है, ये नहीं कर रहा मैं, मुझे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन चाहिए। समझ में आई बात आपको? क्लियर हो गया? ये लिख लिया आपने आई होप सर? यस। ये रफ कर देता हूँ सर ताकि आप अननेसेसरी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। अब आगे सर सुनना, यहाँ तक का समझ में आ गया? सर क्या डेटर पे डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? कैसी बातें कर रहे हो सर? सीएफएनएल के क्रेडिटर पे सर नहीं लगेगा, स्टॉक पे नहीं लगेगा सर। समझ में आई नहीं आई बात? तो जैसे ही आपने फेयर वैल्यू गेन करा उसका, उसके साथ कौन आता है? डेप्रिसिएशन बगता बगता आता है। आपने उसका भी काम कर दिया। मान लीजिए सर जैसे यहाँ पे अगर लॉस हो जाता है, मान लीजिए अगर जैसे यहाँ पे लेट सपोज मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जी 1 लाख रुपए का जो आपको फर्नीचर फिक्चर में गेन हुआ है, अगर वो 1 लाख का लॉस होता तो आप क्या करते? यहाँ पे 1 लाख रुपए माइनस करते, क्योंकि आपका नेट एसेट कम हो जाता। तो सर यहाँ पे क्या होता? वो जो 10,000 रुपए है वो एडिशनल डेप्रिसिएशन के नाम से ना आके क्या आता सर? वो सेविंग के नाम से आ जाता। तो यहाँ पे 10,000 रुपए आपका क्या हो जाता? ऐड हो जाता। क्यों? क्योंकि सर आपके डेप्रिसिएशन में क्या हो रहा है? अब सेव हो रहा है, डेप्रिसिएशन सेव हो रहा है, मतलब सर आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तब हमने क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। लेकिन करेंगे सर हमेशा पोस्ट में से ही। समझ में आई या नहीं आई बात आपको? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया या नहीं आया आपको सर? समझ में आई या नहीं आई बात? क्लियर है? यस सर। तो मैं आपको समझा चुका सर कि अगर आपके कभी लॉस भी आ जाए, अगर कभी सर बाई चांस एग्जाम में अगर कभी लॉस आ जाए तो सर डरना मत। लॉस आ जाए तो सिंपल सी बात है, सेम उल्टा ट्रीटमेंट, जहां अपन फर्नीचर फिक्चर में प्लांट, जहां अपन प्री पीरियड में ऐड कर रहे हैं वहां लेस कर देंगे, और पोस्ट पीरियड में जहां अपन माइनस कर रहे हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन के नाम से वहां अपन ऐड कर देंगे सेविंग इन डेप्रिसिएशन के नाम से। गॉट इट है क्या? समझ में आया क्या? यस सर। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर एक बात बताओ, क्यों आपने इस तरीके से क्यों डेप्रिसिएशन निकाला सर इसका? जब सिंपल सी बात है, जब आपके पास 1,75,000 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग में, तो सर सिंपल सी बात है इस पे भी ऐसे कर लो, 1,75,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 6/12। मैंने क्या बोला सर?
आपने ऐसे क्यों निकाला? आप ऐसे भी तो कर सकते थे, 1,75,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो सर आपके पास भी आ जाता 17,500। तो फिर सर आपने इस तरीके से निकाल के क्यों 15,000 ही क्यों लिखा सर? सर पता है, आप बात एकदम सही कह रहे हो, ये एकदम सही है, ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन सर पता है आपका आईसीआई क्या करता है? पता है सर, आपका आईसीआई इस तरीके से करता है सर। आपका आईसीआई क्या करता है सर? आईसीआई इस तरीके से करता है, मतलब सर यहाँ पे आपके आईसीआई का मेथड है, और आईसीआई का मेथड सर आप क्या करोगे, आपको मार्क्स चाहिए तो आपको आईसीआई के मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो सर आपको इस तरीके से ही करना पड़ेगा, आप एग्जाम में इस तरीके से नहीं करके आओगे। मतलब सर जिनका डायरेक्टली आपको, कहने का मतलब क्या होगा सर, जिनका डायरेक्टली आपको गेन गिवन है, जिनका डायरेक्टली लॉस गिवन है, उनका डायरेक्टली आप क्या करोगे, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे और एडिशनल डेप्रिसिएशन या सेविंग इन डेप्रिसिएशन निकाल लोगे। लेकिन जिनका अमाउंट गिवन होता है कि रिवैल्यूड अमाउंट इतना है, तो सर सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन गेन निकालोगे या लॉस निकालोगे, देन उसके बाद ये वाला प्रोसीजर अपनाओगे कि सर आप पोस्ट पीरियड के लिए, आपने पोस्ट पीरियड के लिए कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो, और अब पोस्ट पीरियड के लिए आपको और कितना डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे एज पर रिवैल्यूड फिगर के अकॉर्डिंग, और जो दोनों का डिफरेंस होगा वो आपका क्या माना जाएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन या फिर सेविंग एंड डेप्रिसिएशन। समझ में आ रही है सर आपको चीज? मैं आपको हर चीज का, जो आपके एग्जाम में डाउट आ सकता है ना, वो सारे डाउट्स बता रहा हूं। तो सर क्या करना, आप इस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, साइड में ये भी लिखना, काटना और लिखना, आईसीआई ये फॉलो करता है, हमारे को भी ये फॉलो करना है। क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। समझ में आ गई बात? यस सर, आगे। सर एक बात बताइए, और कुछ भी है क्या सर, कुछ जिस पे असेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा? नहीं है सर, नहीं है। क्लियर है यहाँ तक की चीज? यस सर। अब मेरी बात सुनना सर। सर आपकी असेट तक का, यहाँ तक की चीज समझ में आ गई आपको? यस सर, यहाँ तक की चीज आपको समझ में आ गई। क्लियर है क्या? ये पूरा स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट आपको यहाँ तक का समझ में आ गया? आई होप सर आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, अब सुनिएगा सर। अब सर सुनिएगा, सुनिएगा सर, इसमें क्या लिखा हुआ है सर, ये पढ़िएगा सर। अब 7th और 8th वाला पॉइंट जो आपके आईसीआई की बुक में भी गिवन है, बट बहुत एकदम छोटे से क्वेश्चन में गिवन है, जो आपको एग्जाम में बड़े क्वेश्चन का पार्ट बना के पूछ सकता है। क्या लिखा हुआ है सर? सब्सिक्वेंटली आपका स्टॉक सोल्ड हो गया सर, सब्सिक्वेंटली आपने स्टॉक को सोल्ड कर दिया सर। तो एक बात बताओ सर, पता है जब आपने स्टॉक को बेचा होगा, तो सर स्टॉक पे जब आपको रिवैल्यूएशन गेन हुआ था, स्टॉक पे रिवैल्यूएशन गेन हुआ था, तो आपने क्या करा था सर, उसे अपनी नेट एसेट में जोड़ दिया था। यस सर, यस सर, आपने स्टॉक में नेट असेट में जोड़ दिया था 1,00,000 रुपए, जोड़ा था ना? बताता हूँ सर, एक सेकंड, ये देखिए सर, आपने ये 1,00,000 रुपए जोड़ा था यहाँ पे। हाँ सर, आपने 1,00,000 रुपए जोड़ दिया था। तो एक बात बताओ सर, जब आपने 1,00,000 रुपए जोड़ा था, क्यों जोड़ा था? क्योंकि सर आपने क्या करा था, एंट्री क्या करी थी सर, आपने एंट्री करी सर, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट कितने रुपए, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, या फिर टू फेयर वैल्यू गेन 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। और जब सर आपने वो स्टॉक बेचा, जब सर वो आपने स्टॉक बेचा, तो सर आपने क्या एंट्री करी होगी? सर जब आपने स्टॉक बेचा तो आपने एंट्री क्या करी होगी कि जो आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर जो पैसा डाला था, जो आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर जो पैसा डाला था, वो आपने क्या कर दिया होगा सर, वो आपने क्या कर दिया होगा सर, वो अब आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व में जो पैसा डाला था, वो अब आप उसको क्या करोगे, विड्रॉ करोगे, और कहां डालोगे सर, पीएनएल में डालोगे। कहां डालोगे सर? पीएनएल में डालोगे। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? लॉजिक क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? तो इसका इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा कि सर आपका क्या होगा, 1,00,000 रुपए से क्या होगा सर, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब सर पोस्ट में क्यों करा? ऑब्वियस है सर, क्या लिखा हुआ है, सब्सिक्वेंटली वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? सब्सिक्वेंटली लिखा हुआ है ना सर, सब्सिक्वेंटली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? सब्सिक्वेंटली वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर यहाँ पे? सब्सिक्वेंटली वर्ड लिखा हुआ है। और आपको पता है जब सब सब सब्सिक्वेंटली लिखा हुआ होता है, इसका मतलब सर आपने ऑन अ डेट ऑफ एक्विजिशन तो कोई किया ही नहीं होगा ना, क्योंकि प्री पीरियड में क्या आता है, ऑन अ डेट ऑफ एक्विजिशन तक के आइटम आते हैं। तो ये तो सर जो भी आपने बेचा होगा वो सब्सिक्वेंटली बेचा है, मतलब ऑन अ डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद ही बेचा होगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? तो सर जो भी आपने पहले गेन बुक किया था, अब उसको क्या करोगे आप, रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट करोगे। तो सर इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस कम होगा नहीं होगा? यस सर, आपका प्रॉफिट एंड लॉस कम हो जाएगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा।
समझ रहे हो सर, समझ रहे हो चीज को? यस सर। कितना सर? अब सिंपल सी बात है, जितना आपने गेन बुक करा होगा ना सर पहले, उतने से ही आपका क्या होगा सर, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो सर मैंने क्या बोला, अगर आप कोई नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स को, सर मैं साथ के साथ आपको पता है क्या बोल रहा हूँ सर, मैं आपको साथ के साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बताया जा रहा हूँ। तो सर उन कॉन्सेप्ट्स को लिखते चलिएगा, जो भी मैं साथ में आपको कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ ना, वो कॉन्सेप्ट्स लिखते चलिएगा। नहीं तो सर आपको क्या करना है सर, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना है, वहां पे मैं आपको कंसोलिडेशन के कॉन्सेप्ट नोट्स की पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो मैंने क्या बोला सर, अगर आपके नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स को आपने सब्सिक्वेंटली सेटल कर दिया मतलब सर बेच दिया, या फिर आपने उसको रियलाइज कर दिया, तो सर ऐसे केस में जो भी आपने पहले फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस को बुक करा होगा, आपको उसको क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सर, आपको उसको रिवर्स करना पड़ता है। समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब क्रेडिटर का देखिए सर, ऐसे ही सर इसने क्या कहा सर, क्रेडिटर भी क्या बोला इसने, क्रेडिटर को सब्सिक्वेंटली सेटल कर दिया गया। क्रेडिटर को आपने क्या करा सर, सब्सिक्वेंटली सेटल कर दिया। तो सर एक बात बताओ, क्या क्रेडिटर पे जब आपको, पहले क्रेडिटर पे आपको सर क्या हुआ था, पहले आपको सर क्रेडिटर पे 25,000 रुपए का लॉस हुआ था। तो आपने क्या करा था सर, 25,000 का जब लॉस हुआ, तो आपने क्या करा सर, उसे अपने 25,000 रुपए का, वो 25,000 रुपए इंक्रीज हुए थे, तो सर आपने क्या करा, अपनी फेयर वैल्यू ऑफ मतलब जो आपने नेट असेट है उसमें से माइनस कर दिया था। क्यों माइनस कर दिया था सर? क्योंकि आपको लॉस हो रहा था। क्यों लॉस हो रहा था सर? क्योंकि क्रेडिटर बढ़ गए थे। पहले क्रेडिटर लाख रुपए के थे, अब 1.25 लाख रुपए के हो गए थे, क्योंकि 25,000 से क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ गई थी। तो सर ऐसे केस में क्या करेंगे अपन सर, सिंपल सी बात है, ऐसे केस में जब क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ जाएगी, पहले लॉस हुआ था तो नॉन डेप्रिशिएबल असेट है, अब मैं क्या करूंगा, उसको सेटल डाउन करूंगा। तो सेटल डाउन करूंगा तो मैंने पहले प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया होगा, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व को, क्योंकि सर आपको पता है रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है जब भी फर्स्ट टाइम लॉस होता है, जब फर्स्ट टाइम लॉस होता है किसी असेट या किसी लाइबिलिटी में, तो सर वो कहां जाता है, वो जाता है पीएनएल अकाउंट में। और फिर सर जब गेन होता है वापस उसमें, तो सर उसको पहले क्या करते हैं अपन, पीएनएल अकाउंट से राइट ऑफ करते हैं। क्लियर है? और बचा हुआ जो एक्सिस, अगर कोई गेन होता है तो उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालते हैं। तो सर हमारे को क्या हुआ सर, हमारे को पहले 25,000 रुपए का क्या हुआ था, लॉस हुआ था। तो अब आप क्या करोगे सर, 25,000 रुपए का क्या करोगे, लॉस को रिवर्स करोगे, और लॉस को रिवर्स करोगे तो अब आप क्या कर दोगे, एड बैक कर दोगे। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? तो मैंने क्या बोला, कोई भी नॉन डेप्रिशिएबल असेट है, अगर आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी नॉन डेप्रिशिएबल असेट है, यदि आपने उसको सेटल डाउन कर दिया, तो पहले जब आपको कोई लॉस हुआ था या गेन हुआ था, तो आप उसको क्या करना है, रिवर्स करना है पोस्ट पीरियड के अंदर। क्लियर है क्या? यस सर। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्लियर है क्या? यस सर। अब सुनिएगा सर, यहां तक के देखो सर, कौन कौन से अपन ने एडजस्टमेंट कर लिया सर, अपन ने थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट कर लिया, फोर्थ कर लिया, फिफ्थ कर लिया, सिक्स कर लिया, सेवन कर लिया, एट कर लिया, वन कर लिया, टू कर लिया। आई होप सर आपने ये सारे आठों के आठों एडजस्टमेंट अपनी कॉपी में उतार ले दिए होंगे। क्लियर है क्या? यस सर। अब अपन बात करते हैं सर एडजस्टमेंट नंबर किसकी, एडजस्टमेंट नंबर 9 की और 10 की। क्लियर है क्या? यस सर। सुनिए सर, 9 की और 10 की बात करते हैं, सुनिएगा सर। सर एक बात बताइए, क्या लिखा हुआ है सर, इंपेयरमेंट लॉस ऑन गुडविल 1 लाख रुपी। क्या सर ये सीना का पार्ट बनेगा? नो सर, ये सीना का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों सर? क्योंकि ये जो गुडविल पे जब भी इंपेयरमेंट की बात करेगा ना सर, ये गुडविल पे इंपेयरमेंट की बात करेगा, वो हमेशा कंसोलिडेशन वाले गुडविल के इंपेयरमेंट की बात करेगा। क्यों सर? क्योंकि सर एक बात बताओ, हमने जो इस सब्सिडी की गुडविल थी उसको तो पहले ही हमने एलिमिनेट कर दिया था। याद है? ये देखो सर, हमने पहले ही सब्सिडी की गुडविल को एलिमिनेट कर दिया था। तो इसका मतलब ये सब्सिडी की गुडविल की तो बात ही नहीं कर रहा। और आपको पता है सीना के अंदर ओनली सब्सिडी के आइटम आते हैं। सीना के अंदर सिर्फ ओनली किसके आइटम आते हैं? सिर्फ सब्सिडी कंपनी के आइटम आते हैं। तो सर मैं क्या बोलूंगा, मैं एक तरीके से ये कहूंगा सर कि मैं एक तरीके से क्या कहूंगा सर, कि आपका ये तो आपका सीना के अंदर नहीं जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। अब अगला सर क्या लिखा हुआ है, ए लिमिटेड ने सोल्ड कर रहे हैं गुड्स ऑफ 5 लाख रुपी कोस्टिंग के, 5 लाख के कोस्टिंग के सर, ये 5 लाख है सर, ठीक है। 5 लाख रुपए के कोस्टिंग के मैंने गुड्स बेचे सर। किसने बेचे? ए ने बेचे हैं। किसको बेचे हैं सर? ए ने बी को बेचे हैं सर। अब एक बात बताओ, जब सर ए ने बी को बेचे होंगे, तो 1 लाख रुपए के गुड्स को अगर आप 1,20,000 रुपए में भी बेचोगे, 1 लाख रुपए के गुड्स को अगर आप 1,20,000 में बेचोगे, तो एक तरीके से देखा जाए तो आपको 20 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अब आप तो एक ही हो चुके हो ना, ए और बी, अब तो अब एक ही हो चुके हो, तो अब आपको काय का प्रॉफिट सर?
एक तरीके से तो एक तरीके से बुकिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट है। एक्चुअली में तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं ना, क्योंकि आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो सामने वाले को 20,000 का लॉस हो गया ना। तो नेल देखा जाए तो आपको कितने रुपए का फायदा हुआ, 0 रुपए का फायदा हुआ। ग्रॉस नेट देखा जाए तो सर ये एक बात बताओ क्या होगा ये सर डाउन। देखो सर अब आप खुद सोचो ना सर, देखो कैसे जा रहा है, ये डाउन जा रहा है। तो मैं इसे क्या कहूंगा सर, मैं इसे कहूंगा डाउन स्ट्रीम। क्या कहूंगा सर, मैं इसे डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन कहूंगा। क्या कहूंगा सर, मैं इसे डाउन स्ट्रीम का ट्रांजेक्शन कहूंगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? क्या कहूंगा मैं सर, इसे डाउन स्ट्रीम का ट्रांजेक्शन कहूंगा। तो एक बात बताओ सर, जब भी डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम होता है, सर सुनिएगा पहले कॉन्सेप्ट, जब भी डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम होता है तो सर जो सेलिंग कंपनी होती है ना, वो प्रॉफिट बुक करती है। सेलिंग कंपनी प्रॉफिट बुक करती है, और सेलिंग कंपनी के प्रॉफिट को हमारे को क्या करना पड़ता है सर, रिड्यूस करना पड़ता है। तो सर एक बात बताओ, ए लिमिटेड ने ही प्रॉफिट बुक करा होगा? यस सर, ए लिमिटेड ने ही प्रॉफिट बुक करा होगा। तो मतलब हमारे को ए लिमिटेड की कंपनी में, ए लिमिटेड की कंपनी के प्रॉफिट को रिड्यूस करना है। तो क्या इसका सीना पे इंपैक्ट आएगा? नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर सिंपल सी बात है ना, सीना के अंदर सिर्फ ओनली सब्सिडी कंपनी के आइटम्स ही आते हैं। यहाँ तो हमारे को ए लिमिटेड मतलब होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट को रिड्यूस करना है, तो सब्सिडी कंपनी का क्या मतलब यहाँ पे, समझ में ही बात आपको? आगे सर अब अगला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं अपन। बी लिमिटेड हैड सोल्ड द गुड्स फॉर 90,000 रुपी के लिए बेचा, 90,000 रुपी का गुड्स बेचा 1,20,000 रुपए में। क्या बेचा सर? 90,000 का गुड्स 1,20,000 में बेचा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं सर कि आपको 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यस सर। अब वो जो 30,000 का जो प्रॉफिट हुआ है, जो 30,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो किसको हुआ है सर? बी लिमिटेड को हुआ है, क्योंकि बी लिमिटेड ने क्या करा है सर, ए लिमिटेड को माल बेचा है। मतलब ये क्या हो गया सर, एक तरीके से आपका अप स्ट्रीम हो गया। देखो सर ऊपर की ओर जा रहा है, बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को बेचा है। तो सर ये क्या एक्चुअली में प्रॉफिट है? नहीं सर, ये एक्चुअली में प्रॉफिट नहीं है। तो एक तरीके से क्या होगा सर, अब एक तरीके से हमारे को क्या करना पड़ेगा सर, बी लिमिटेड के प्रॉफिट्स को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बी लिमिटेड के प्रॉफिट्स को कम करना पड़ेगा। और सर सिंपल सी बात है, जब बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को कोई भी माल बेचा होगा तो वो सर पोस्ट पीरियड में ही बेचा होगा सर। क्योंकि अगर प्री पीरियड में बेचा होता, सुनिएगा सर ढंग से मैं क्या बोल रहा हूँ, चीज को लिख लीजिएगा, चाहे नोट्स में वैसे है सर। अगर अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है, मतलब सब्सिडी कंपनी ने अगर होल्डिंग कंपनी को ऑन अ डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले बेचा है, तो फिर तो आपको इसको कंसिडर ही नहीं करना, इग्नोर द ट्रांजेक्शन। सर वो एग्जाम में गूगली फेंक सकता है, वो सर आपको अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन भी देगा और लिख देगा सर बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो सर आप उसको इग्नोर कर देना, आप उसको कंसिडर ही मत करना। क्यों? क्योंकि सर बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन बेचा है, तो सर उस कंपनी के लिए भी प्रॉफिट है और सामने वाली कंपनी के लिए भी प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट प्रॉफिट है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो प्रॉफिट एलिमिनेट करेंगे क्यों सर, वो तो प्रॉफिट है ही ना। बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन तो तू तेरे घर, मैं मेरे घर, मैं तेरे को कितने में बेचूंगा, ज्यादा में बेचूंगा, मुझे प्रॉफिट होगा, मैं तो राजा बन जाऊंगा। समझ में आ रही बात? लेकिन जब मैं आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन बेचूंगा, तो अब तो तू मेरा ही भाई हो चुका है यार। अगर मैं तुझे ज्यादा में बेचूंगा तो उससे क्या होगा, उससे मैं प्रॉफिट ज्यादा दिखा लूंगा, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो तुझे भी तो लॉस हो गया। और एज ए परिवार देखा जाए तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ भी लॉस नहीं हुआ। तो सर आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन जो अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन होते हैं, हम उन्हीं का ही एडजस्टमेंट करते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है क्या? यस सर। क्या सर डाउन स्ट्रीम में कौन से ट्रांजेक्शन, सर डाउन स्ट्रीम में चाहे वो बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन हो या फिर आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन हो। क्यों सर? क्योंकि वो पेरेंट कंपनी, जो पेरेंट कंपनी होती है ना, उसके प्रॉफिट को एलिमिनेट करना होता है। और पेरेंट कंपनी के प्रॉफिट को तो हम कभी भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सर आपको क्या ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर सर, मोटा मोटा जो क्रक्स ध्यान रखना है कि अगर कोई अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है प्री पीरियड का, अगर कोई अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है प्री पीरियड का, तो सर आपको उसको इग्नोर करना है। अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन पोस्ट पीरियड का होगा तो ही उसे कंसीडर करना है, पहली चीज। डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन चाहे प्री का हो या पोस्ट का हो, दोनों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर है? ये लिख भी लेना सर, नोट्स में वैसे मिलेगा आपको ये। ठीक है सर। अब जैसे बी लिमिटेड का प्रॉफिट आपको क्या करना है सर, एलिमिनेट करना है। सर कितना करना है सर? 30,000 का प्रॉफिट कमाया आपने। यस सर, 30,000 का प्रॉफिट कमाया। अब बताना सर क्या लिखा हुआ है सर, 20% जो गुड्स हैं वो मेरे अनसोल्ड हैं। सर बी लिमिटेड ने जो ए लिमिटेड को माल बेचा ना, जो बी लिमिटेड ने जो ए लिमिटेड को माल बेचा, उसमें सर 20% जो गुड्स थे वो अनसोल्ड है। मतलब ए लिमिटेड ने फर्दर 80% आगे किसी भारी कस्टमर को बेच दिया। तो सर जितना बेच दिया, जितना ग्रुप से बाहर निकल गया सर, एक बात ध्यान रखना, जितना ग्रुप से बाहर निकल गया ना, तो उसका आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना।
जितना ग्रुप से बाहर निकल जाए निकल जाने दो सर, आपकी तरफ से तो आफत टली, बला टली, लेकिन जितना ग्रुप में रह गया सर, जितना ग्रुप के अंदर रह गया सर, उसका आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना उसको लिख लीजिए सर। जितना ग्रुप के अंदर रह गया ना उसका एडजस्टमेंट करना है, जितना ग्रुप के बाहर निकल गया उसका एडजस्टमेंट नहीं करना। मतलब सर आपका अनसोल्ड स्टॉक कितना है? आपका अनसोल्ड स्टॉक है 20%, तो मतलब 30,000 का आपको 20%, मतलब 6,000 का जो प्रॉफिट है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। समझ में आई या नहीं आई बात? तो आपको 6,000 का प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। देखिए सर 120 सेल की, 90,000 का कोस्ट था, प्रॉफिट 30,000 का आ गया। आपने जीपी रेशियो निकाल लिया 25%। आपका अनसोल्ड स्टॉक कितना है? 1,20,000 आपका, आपने 1,20,000 में बेचा, उसमें 20% आपका अनसोल्ड स्टॉक था और उस पर 25% आपने जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास अनरियलाइज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 6,000। समझ में आई या नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं आया? और देखिए सर और क्या आ सकता है सीना में? यस सर, और देखते हैं और क्या आ सकता है सीना के अंदर। मैं ये मिटा दूं सर आपको पूरा? यस सर, क्योंकि ये आपको मैंने समझा दिया है। आई होप सर आपने उतार भी लिया होगा साथ के साथ, नहीं तो वापस वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके वापस उतार लीजिएगा सर। क्लियर है? यस सर। अब आगे अपन बात करते हैं और कोई आइटम है क्या सर? देखो 9th हो गया, 10th पॉइंट हो गया, 11th पॉइंट हो गया, अब 12th पॉइंट की बात करते हैं। सर 12th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है सर? कैश इन ट्रांजिट लिखा हुआ है सर। क्या लिखा हुआ है सर? कैश इन ट्रांजिट लिखा हुआ है। तो सर इसका तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं सर आपके कैश इन ट्रांजिट का। डेटर इंक्लूड है सर, म्यूचुअल डेप्ट है, म्यूचुअल डेप्ट का भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा सर, कि मैं तेरे से इतना मांगता हूँ, तू मेरे से इतना मांगता है, नेट में सेटल कर लो। और सर ये भी म्यूचुअल डेप्ट है, म्यूचुअल डेप्ट का भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। टैक्स रेट दे दी सर, ये पता है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। जब भी आपको टैक्स रेट दे देना तो इसका मतलब समझ जाना, जब भी आपको टैक्स रेट दे दे तो इसका मतलब समझ जाना कि वहां पे काय की बात करेगा वो, डीटीए या डीटीएल की। क्योंकि सर आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप सीए फाइनल लेवल के स्टूडेंट हो, और सीए फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हर क्वेश्चन में डीटीए डिटेल बनेगा अगर टैक्स रेट दे दी है तो। क्या बोला मैंने सर? अगर आप सीए फाइनल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और अगर आपको टैक्स रेट दे दी है तो सर हमेशा डीटीए डिटेल तो बनेगा ही बनेगा। क्लियर है क्या? यस सर। तो आइए सर फटाफट से। तो सर कितना डीटीए डिटेल बनेगा? सर एक बात बताइए, डीटीए डिटेल आपने चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने डीटीए डिटेल का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने क्या पढ़ा था? डीटीएल कब बनता है? सर डीटीएल बनता है, मैं आपको बता देता हूँ सर, देखिए कब बनता है डीटीएल। देखिए सर मैं आपको बताता हूँ सर, डीटीएल कब बनता है? जब फेयर वैल्यू गेन होता है। और डीटीए कब बनता है? जब फेयर वैल्यू लॉस होता है। क्लियर है क्या? ये चीज ध्यान रखना सर, आपका काम हो जाएगा। तो सर देखिए, आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गेन निकालना है, ठीक है? देखिए सर, आपको फेयर वैल्यू गेन हो रहा है 1 लाख, 2 लाख, दो दो 4 लाख, 5 लाख, 6,75,000। 6,75,000 में से 25,000 गए तो कितना बच गया सर? 6,50,000 को आपको क्या हो गया सर? गेन हो गया। और उस गेन पे आपको 30% का क्या बनाना पड़ेगा? डिटेल बनाना पड़ेगा। तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, दैट मीन्स कि आपका रिजर्व में सरप्लस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपने 1,95,000 क्या कर दिया? माइनस कर दिया। समझ में आ रही है चीज आपको? लॉजिक क्लियर हो रहा है? यस सर। ऐसे ही सर आपके पोस्ट पीरियड के अंदर भी, सर देखो पोस्ट पीरियड के अंदर भी क्या होगा सर? देखिए पोस्ट पीरियड के अंदर, देखिए सर आपको, देखिएगा सर पोस्ट पीरियड के अंदर मैं बताता हूँ, इधर देखिए सर पोस्ट पीरियड के अंदर। तो अब सर ठीक है, तो अब आप इसका निकाल लेते हैं, इसका पोस्ट पीरियड का। तो सर पोस्ट पीरियड में देखो, पोस्ट पीरियड में सर ये तो टोटल है, इसका तो मतलब ही नहीं है सर। हाँ सर ये देखो, ये रहा। सर देखो 15,000 का लॉस हुआ, 20,000 का लॉस हुआ, 10,000 का लॉस हुआ, 1 लाख का लॉस हुआ। मेरे को तो लॉस ही दिख रहा है, मतलब डीटीए बनने के चांसेस है, कोई बात नहीं। 15,000 का लॉस, 20,000 का लॉस, 10,000 का लॉस, 1 लाख का लॉस। मतलब मैं कहूँगा सर ऐसे कि देखिए 15,000 का लॉस, 20,000 का लॉस, 10,000 का लॉस, 1 लाख का लॉस और 6,000 का लॉस। टोटल कितना होता है सर? एक तरीके से 1,06,000 प्लस आपका हो जाता है 20 से 10 30, 30 और 10 40, 40 और 5 45, 1,51 का लॉस हो गया। माइनस इसमें 25,000 का प्रॉफिट कर दोगे सर, तो आपके पास 1,26,000 रुपए का क्या आ गया सर? लॉस आ गया। और लॉस पे 30% का क्या बन जाएगा सर? ये मेरे पास डीटीए बन जाएगा। और डीटीए मेरी क्या होती है सर? एक तरीके से इनकम होती है, और इनकम होती है तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या सर आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई बात? सर टैक्स रेट का ये इंपॉर्टेंस होता है, जब भी आपको टैक्स रेट दे रखी होती है तो आपको डीटीए डीटीए बनाना होता है। क्लियर है? यस सर। और कुछ एडजस्टमेंट है क्या सर? अब कुछ भी नहीं है। अब तो सर आप इसका टोटल कर लीजिए। इसका टोटल आता है 10,35,000, इसका आता है 91,800।
ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको ए लिमिटेड का कितना परसेंट होल्डिंग थी, 60% होल्डिंग थी, तो इसको 60 और 40 में डिवाइड करना पड़ेगा। इसको भी सर आपको 60 और 40 में क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बताइए सर आपने क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्या? यहाँ तक की चीज आपको सर समझ में आ गई क्या? क्लियर है क्या? यस सर। अगर ये क्लियर है ना सर आपका, अगर ये आपका स्टेटमेंट सर सही बन गया ना, तो मान लो आपका क्वेश्चन आपका कोई गलत नहीं कर सकता ना। वर्किंग नोट नंबर 4 बनाएंगे सर अपन। अब जो वर्किंग नोट नंबर 4 बनाएंगे तो वो बनेगा सर अपना किसका, एनसीआई का। सर 4 बना रहे थे आप तो सर अपन ने वो सेकंड सही ना बनाया। थर्ड अपन ने साइड में वो लैंड एंड बिल्डिंग का कैसे डेप्रिसिएशन निकला, चौथा अपन ने कितना रिवैल्यू निकला वो बनाया, ठीक है। पांचवा अपन ने एनसीआई का बनाया। क्लियर है? यस सर। तो अब एनसीआई का, एनसीआई के केस में सर कैसे आप निकालोगे, तो मेरी बात सुनिएगा सर, सुनेगा सर। एनसीआई के केस में सर आपका डेट ऑफ एक्विजिशन, अगर देखो आपकी, मैंने आपको बताया था जब बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था कि जो आपका एनसीआई होता है ना सर, वो दो तरीके से मेजर होता है। एक होता है फेयर वैल्यू पे मेजर होता है और एक आपका पीएसएनए पे मेजर होता है। पढ़ाया था मैंने ऐसा? यस सर। जब फेयर वैल्यू पे मेजर होता है तो मतलब फेयर वैल्यू लिख लो पहले, तो डेट ऑफ एक्विजिशन देखो सर। तो आपको सर देखो, आपके पास टोटल 60,000 शेयर्स है कंपनी के पास, जिसमें से अब 36,000 शेयर्स कौन होल्ड करता है, ए लिमिटेड होल्ड करता है। तो सर एक बात बताओ, 24,000 कौन शेयर होल्ड करेगा सर, बी लिमिटेड होल्ड करेगा। यस सर। और उसकी एक शेयर की वैल्यू कितनी आज की तारीख में, 30 रुपए थी। देखो सर क्वेश्चन में दे रखी थी 30 रुपए आज की तारीख में। यस सर 30 रुपए। तो सर एक तरीके से देखा जाए, एक तरीके से देखा जाए तो सर आज की तारीख में टोटल वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 7,20,000। मतलब जिस दिन मैं बिजनेस खरीदने जा रहा हूँ उस दिन मैं बोलूंगा हे एनसीआई तुम्हारी क्या हैसियत है, वो बोलेंगे 7,20,000 रुपए। आई बात समझ में? अब सर अपन को एनसीआई एट द एंड की निकालनी है, क्योंकि अपन को एट द एंड बैलेंस शीट चाहिए। तो सर जितना भी अब वो प्रॉफिट होगा, जितना भी सर अब प्रॉफिट होगा आपका, तो सर एक बात बताइए आपको कितना प्रॉफिट हुआ है सर। देखिए सर मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूँ सो डेट, ताकि आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा। ठीक है सर। अब देखिएगा सर आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है सर, थोड़े से अलग कलर से। सर देखो 36,720 का सर इस साल, मतलब तेरे आने के बाद इस कंपनी में जो प्रॉफिट हुआ है ना, उसके अंदर मेरा जो हिस्सा बनता है ना, वो बनता है 36,720। तो वो बोलेगा जोड़ ले, वो बोलेगा जोड़ ले। तेरी इतनी औकात और बढ़ गई, हैसियत और बढ़ गई इतनी तेरी। बट लेकिन पता है इसमें मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, क्या बोलूंगा पता है? मैं उसको बोलूंगा यार एक बात बता, एक बात बता कि यार ये जो इम्पेयरमेंट का लॉस हुआ है, ये जो इम्पेयरमेंट का लॉस हुआ है 1 लाख रुपए का गुडविल पर, वो उस गुडविल पे लॉस हुआ है। ये कंसोलिडेशन गुडविल है। अगर कंसोलिडेशन गुडविल है तो उस पे पेरेंट का भी शेयर होगा, और किसका शेयर होगा, माइनॉरिटी तेरा भी शेयर होगा। होगा नहीं होगा सर? तो एक बार बता, माइनॉरिटी तू तेरी हैसियत को कम नहीं करेगा क्या, लॉस का पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्या? यस सर करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको सिंपल सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा सर, 1 लाख का 40% भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा अपनी हैसियत में से। 40% क्यों सर, क्योंकि उसका शेयर 40% है ना सर अब तो। यस सर। आगे देखिए सर, मैं आगे बताता हूँ आपको। सर एक बात बता, तू तो तेरा प्रॉफिट प्रॉफिट कर रहा था, जब डिविडेंड लेगा तो तेरी हैसियत कम होगी नहीं होगी? अब कंपनी, क्या कंपनी पे से तू क्या इतने रुपए मांगेगा कंपनी पे से? अब नहीं सर, अब मैं डिविडेंड ले रहा हूं तो उतने रुपए से कम हो जाएगी मेरी हैसियत, क्योंकि डिविडेंड मिलने से, डिविडेंड बांटने से कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो सर अब क्या होगा, कंपनी ने कितने रुपए का डिविडेंड बांटा था सर, कंपनी ने बांटा था 60,000 का डिविडेंड। कंपनी ने 60,000 10% मतलब 60,000 का डिविडेंड बांटा था। तो एक बात बताओ सर, 60,000 में तेरा हिस्सा कितना होगा सर, 60,000 में तेरा हिस्सा होगा 40%। तो 40% माइनस कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, आपके पास आ जाएगा क्या, एनसीआई एट द रेट फेयर वैल्यू। क्लियर है क्या? तो सर जब भी एनसीआई एट द रेट फेयर वैल्यू निकालनी होगी, तो तेरी ऑन अ डेट ऑफ एक्विजिशन पे क्या औकात थी, तेरी औकात कितनी और बढ़ गई, मतलब तुझे और कितना प्रॉफिट हो गया। ठीक है सर। तू लॉस में भी तो शेयर लेगा, तो लॉस का शेयर माइनस कर दो, तेरे को डिविडेंड मिल गया तो तेरी हैसियत कम हो गई नहीं हो गई? क्योंकि डिविडेंड देने से सर क्या होती है, प्राइस कम हो जाती है। तो सर अब आपके पास कितना एनसीआई आया, 6,92,720 का आपके पास एनसीआई आ गया। अब सर इस क्वेश्चन में तो पता है साफ साफ कुछ लिखा हुआ नहीं था कि आपको एनसीआई पीएसएनए पे निकालना है या फेयर वैल्यू पे निकालना है। तो जब भी सर क्वेश्चन साइलेंट हो, वेन एवर क्वेश्चन इज साइलेंट, यू विल ऑलवेज अज्यूम दैट कि आपको एनसीआई किस पे निकालना होता है। डिपेंड करता है कि अगर सब्सिडरी कंपनी की फेयर वैल्यू गिवन है, मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन साइलेंट है और सब्सिडी कंपनी की
सब्सिडी कंपनी की पर शेयर की मार्केट वैल्यू गिवन है, मार्केट प्राइस गिवन है, तो ऐसे केस में सर एनसीआई फेयर वैल्यू पे निकलेगा। अदरवाइज हमेशा आपका एनसीआई किस पे निकलेगा सर? पीएसएनए पे निकलेगा। किस पे निकलेगा? पीएसएनए पे। तो सर मैंने इस क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके से करवाया कि सर अगर पीएसएनए पे निकालना है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में पीएसएनए पे निकालना होता तो आप कैसे निकालते? तो देखिए सर, मैं क्या बोलता, हे एनसीआई इधर आ, तेरी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन पे क्या औकात है रे? वो बोलेगा यार मेरी औकात पूछ रहा है वो तो मैं क्या बोलूंगा, देख भाई मेरी जो औकात है ना वो 6 लाख, वो मेरी क्या औकात है? मेरी औकात है सर 4,14,000 मेरी हैसियत है। माइनॉरिटी क्या बोले कि सर मेरी 4,14,000 की क्या है? मेरी हैसियत है। क्लियर है क्या? यस सर, क्योंकि इतना कम जो कंसोलिडेटेड कंपनी है उसकी जो नेट असेट है तेरे आने के वाले दिन पर, जिस दिन तू आया उस दिन जो कंपनी की टोटल नेट असेट कितनी थी? उस दिन थी इतनी। उसमें शेयर कितना है मेरा? इतना। तो मैं क्या बोलूंगा सर कि इतनी मेरी क्या है सर? इतनी मेरी क्या है सर? इतनी मेरी हैसियत है। तो मैं क्या बोलूंगा सर 4,14,000 रुपए की मेरी हैसियत है, और तेरे आने के बाद मुझे सर सिर्फ 36,720 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। नहीं समझे सर? 36,720 का मुझे क्या हो गया सर? प्रॉफिट हो गया। तो मेरी इतने से रुपए से और औकात बढ़ गई। सर एक बात बताओ, तेरे को जो डिविडेंड मिलेगा तो उससे तेरी क्या हो जाएगी सर? तेरी हैसियत कम हो जाएगी। उससे तेरी क्या होगी सर? हैसियत कम हो जाएगी। तो तेरा आप सर शेयर कितना रहेगा? 4,26,720। अब आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा, क्या दिमाग में क्या डाउट आया होगा कि सर आपने यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस को क्यों माइनस नहीं करा? तो सर इसके लिए आपको इंडेक्स 36 पढ़ना पड़ेगा। इंडेक्स 36 इम्पेयरमेंट लॉस वो बोलता है कि जब आपका, सुनिएगा सर, ये लिख भी लीजिएगा आप अपनी कॉपी में, वैसे लिखा हुआ है आपके नोट्सों में, फिर भी लिख भी लीजिएगा। अगर एनसीआई सर अगर एट द रेट फेयर वैल्यू पर है तो आपका इम्पेयरमेंट लॉस का शेयर भी माइनस होगा। लेकिन अगर आपकी एनसीआई एट द रेट पीएसएनए पर है तो सर इम्पेयरमेंट लॉस माइनस नहीं होगा। फिर ऐसे केस में पूरा की पूरा इम्पेयरमेंट लॉस कौन बियर करेगा? आपकी पेरेंट कंपनी बियर करेगी। समझ में आई या नहीं आई बात? ये इंडेक्स 36 कहता है, तो इंडेक्स 36 को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। क्लियर है? क्या आपको सर एनसीआई की कैलकुलेशन क्लियर है क्या सर? इससे ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं आ सकते सर एनसीआई में। क्लियर है क्या? यस सर। अब अपन अगली बात करते हैं सर हमारे अगले वर्किंग नोट की, जिसका नाम है सर आपका क्या? गुडविल का वर्किंग नोट सर। सर मैंने आपको नंबर तो बताया नहीं किस वर्किंग नोट के कितने नंबर है। यस सर, मैं बता देता हूँ आपको। ये जब आप ये वर्किंग नोट नंबर थर्ड बना के आओगे, ये वर्किंग नोट नंबर सेकंड बनाओगे ना सीना, इसके सर आपके 3 नंबर के वर्किंग नोट होते हैं। 3 नंबर का वर्किंग नोट है सर आपके इसका। 3 नंबर मिलते हैं सर इसके। और जब आप एनसीए निकाल के आओगे इसके 2 नंबर होते हैं सर। जब आप गुडविल निकाल के आओगे सर इसके 2 नंबर होते हैं। तो सर आपने क्या बोला, जब आपने परचेज कंसिडरेशन निकाला तब 2 नंबर मिले, सीना बनाया 3 नंबर मिले, 5 नंबर हो गए। गुडविल निकाली 2 नंबर, 7 नंबर हो गए। एंड से ही बनाया 2 नंबर हो गए, कितने हो गए? 9 नंबर। तो सर अभी तक आप 9 नंबर की लड़ाई जीत चुके हो अगर आपने गुडविल भी सीख ली तो 9 नंबर आपके हो जाएंगे। अब 6 नंबर काय के होंगे सर? 6 नंबर अपन आने वाली चीजों के सीखेंगे। ठीक है? यस सर। तो गुडविल कैसे निकालेंगे सर? देखो मैंने आपको सर बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर में पढ़ाया था। बिजनेस कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में गुडविल कैसे निकालते हैं सर? आपका पीसी कितना था सर? आपको ध्यान है आपका पीसी कितना था? पीसी आया था सर आपका कितना? 28 लाख। यस सर, पीसी कितना आया था आपका? 28 लाख आया था। तो सर 28 लाख पीसी हो गया आपका। उसमें सर उसमें सर आपका एनसीआई जोड़ते हैं सर, कौन सा वाला? ऑन अ डेट ऑफ एक्विजिशन वाला। पता है सर बच्चों से क्या गलती होती है? बच्चों से पता है क्या गलती होती है? बच्चे पता है जो वर्किंग नोट नंबर जो 5 में निकाली है ना एनसीआई, कौन सी वाली? ये वाली एनसीआई। वो ये वाली एनसीआई जोड़ देते हैं सर। तो फटाफट से अपने सॉल्यूशन पे जाइए और लिखिए, कसम खाता हूं ऑन ए डेट ऑफ एक्विजिशन वाली ही जोड़ूंगा। ऑन ए डेट ऑफ एक्विजिशन वाली ही जोड़ूंगा। वर्किंग नोट नंबर 5 का आंसर नहीं जोड़ूंगा। ऐसे लिखिए और काटिए सर कि वर्किंग नोट नंबर 5 का आंसर नहीं जोड़ूंगा। क्लियर है क्या? यस सर, क्योंकि सर अगर आपसे गलती होगी, मजाक नहीं कर रहा मैं सर, सीरियसली बता रहा हूँ, सर आपसे गलती होगी तो सर इसलिए बढ़िया है कि आप वहीं पे ही आपकी सॉल्यूशन कॉपी में लिखिए और काटिए कि लास्ट टाइम पे जब आप इनको पढ़ोगे, पिट फॉल्स को, जब आप अपने पिट फॉल्स को पढ़ोगे तो आपको रहेगा यार ये पिट फॉल्स नहीं करने मेरे को मेरे एग्जाम में, अगर आपको पूरे 20 मार्क्स 15 मार्क्स सिक्योर करने हैं तो। सर फिर क्या करोगे सर? ये क्या आ गई आपकी पूरी कंपनी की वैल्यू। ये क्या आ गई सर? आपकी पूरी कंपनी की वैल्यू जो होनी चाहिए थी एज पर ए लिमिटेड। और सर एक्चुअली में एक कंपनी की लिमिटेड की वैल्यू कितनी है ऑन अ डेट ऑफ एक्विजिशन पे सर? ऑन अ डेट ऑफ एक्विजिशन पे जो एक कंपनी की वैल्यू है वो कितनी है? 10,35,000 की वैल्यू है सर। 10,35,000 है ऑन अ डेट ऑफ एक्विजिशन पर कंपनी की वैल्यू। क्लियर है क्या? यस सर।
यस, तो कंपनी की वैल्यू कितनी है सर? 10,35,000 माइनस कर देंगे तो सर आपके पास कितना आ जाएगा? 24,85,000 रुपए की आपकी गुडविल आ जाएगी। एक बात ध्यान रखना सर, जो गुडविल होती है ना, जो गुडविल होती है, गुडविल हमेशा ऑन अ डेट ऑफ एक्विजिशन ही कैलकुलेट की जाती है। ऑन अ डेट ऑफ एक्विजिशन ही कैलकुलेट की जाती है। क्लियर है क्या? गुडविल हमेशा ऑन अ डेट ऑफ एक्विजिशन ही कैलकुलेट की जाती है और वो पूरे साल भर सेम रहती है अगर उसमें इम्पेयरमेंट लॉस ना हो तो। अब सर आपको क्वेश्चन में गिवन था इम्पेयरमेंट लॉस 1 लाख, तो आपने 1 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस माइनस कर दिया, तो आपके पास सर गुडविल कितनी आ गई? 23,85,000 की गुडविल आ गई। समझ में आई या नहीं बात? लॉजिक क्लियर हो रहा है? यस सर। अब आगे सर, लेकिन मान लीजिए अगर आपने सर एनसीआई को पीएसएनए पे वैल्यू कर रखा हो तो सर ऐसे केस में क्या होगा कि जो भी आपका परचेज कंसिडरेशन है सर, जो भी आपका परचेज कंसिडरेशन होगा वो प्लस आपकी एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन सेम है सर, सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे सर डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट ये होगा कि जब आपकी एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी सर? सर एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन देखिए सर, आपने कितनी ली थी सर? सर मतलब ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन एनसीआई की क्या औकात थी? 4,44,000 थी। 4,14,000 थी। 4,14,000 थी। तो सर मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा 4,14,000 मैं एनसीआई को और ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरे पास गुड टोटल वैल्यू इतनी होनी चाहिए थी, जिसमें से सर कंपनी की एक्चुअल में वैल्यू कितनी है ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन? सर कंपनी की एक्चुअल में जो वैल्यू थी वो मैंने अभी आपको बताई थी कितनी? 10,35,000। तो आप 10,35,000 को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो सर आपके पास क्या आ जाएगा? सर आपके पास 21,79,000 रुपए का क्या आ जाएगा सर? इतनी गुडविल आ जाएगी। और इसमें से सर आप क्या करोगे? इम्पेयरमेंट लॉस को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर? आपके पास आ जाएगा 20,79,000 की नेट गुडविल। बताइए सर, समझ में आया या नहीं आया आपको? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हो गया? यस सर। आपके 9 मार्क्स तक अभी तक मैं आपको क्लियर करवा चुका। अब अपन बात करते हैं आगे। अब अपन बात करते हैं सर वर्किंग नंबर 8 की। वर्किंग नोट नंबर 8 सर, उसका वर्किंग नोट नंबर 8 का होता है 1 मार्क्स। वर्किंग नोट नंबर 8 का होता है 1 मार्क्स, तो ऐसे हो जाएंगे आपके टोटल 10 मार्क्स पूरे क्लियर। यस सर। वर्किंग नोट नंबर 8, वर्किंग नोट नंबर 8 जो 8 है वो बात करता है कैलकुलेशन ऑफ पीपीई की। किसकी बात करता है सर? कैलकुलेशन ऑफ पीपीई की। तो सर एक बात देखिएगा, सुनिए सर, मेरी बात सुनिएगा, इधर आइए सर, इधर आइएगा सर फटाफट से, अपने क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए सर। क्वेश्चन में मैं अब आपको जो बता रहा हूँ वो देखिएगा सर। एक सेकंड सर, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। यस, अब देखिएगा सर, क्वेश्चन में लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख इसकी थी, 3 लाख इसकी थी। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता तो मैं 8 लाख रुपए से दिखा देता। हाँ सर, आपके कहने का मतलब है अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता तो मैं 8 लाख से दिखा देता। तो ठीक है, मैं पहले 5 लाख और 3 लाख लिख देता हूँ यहाँ पे। ऐसे ही सर अगर लैंड एंड बिल्डिंग की बात करता हूँ तो 3 लाख और 2 लाख, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता तो मैं यूं क्यों दिख देता 5 लाख। यस सर, 3 लाख और 2 लाख। ठीक है सर। अगर फर्नीचर एंड फिक्सचर की बात करता हूँ तो 2 लाख और 1 लाख कोई एडजस्टमेंट नहीं होता तो मैं यूं क्यों दिखा देता 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, यहाँ तक की चीज समझ में आई? यस सर। लेकिन अब सुनना सर, एडजस्टमेंट तो दे ही देगा, वो एडजस्टमेंट तो देगा ही देगा। अब उसने क्या बोले सर? उसने एडजस्टमेंट दे दिए। एडजस्टमेंट कैसे कैसे दिए थे सर? देखिए, आपको ध्यान है? यस सर, एडजस्टमेंट ध्यान है। क्या क्या एडजस्टमेंट किए थे आपने? आपको ध्यान है? यस सर, आपको ध्यान है एडजस्टमेंट आपने क्या क्या किए थे? देखिए सर, आपने प्लांट एंड मशीनरी में 2 लाख रुपए बुक किया था। यस सर, 2 लाख रुपए बुक किया था। फर्नीचर एंड फिक्सचर में 1 लाख रुपए बढ़ाया था। हाँ सर। लैंड एंड बिल्डिंग में 1,75,000 रुपए बढ़ाया था। हाँ सर। जब आपने बढ़ाया था तो आप अपनी वैल्यू को ऐड करोगे। 2 लाख रुपए ऐड करा, एक 75,000 ऐड करा, 1 लाख ऐड करा। समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। लेकिन सर हमने इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा के हमारी वैल्यू को कम भी किया था। किया था क्या? ये देखो ना सर, लैंड एंड बिल्डिंग पे 15,000 कम किया, प्लांट एंड मशीनरी पे 20,000 कम करा एक्स्ट्रा, और फर्नीचर फिक्सचर पे 10,000 रुपए का और डेप्रिसिएशन लगाया आपने एडिशनल। तो सर आप क्या करोगे? इसमें से वो माइनस कर दोगे। समझ में आई या नहीं आई बात? तो ऐसे आप क्या निकाल लोगे सर? पीपीई का अमाउंट निकाल लोगे। तो मैंने क्या बोला सर, जब भी आप फिक्स असेट का अमाउंट निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया सर? जो भी बैलेंस शीट में आपको अमाउंट गिवन है वो दोनों जोड़ लीजिए। सर बहुत सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको। बैलेंस शीट में जो भी आपका अमाउंट गिवन है वो दोनों अमाउंट जोड़ लीजिए, प्लस जो भी आपका फेयर वैल्यू गेन हो रहा है उसको ऐड कर लीजिए, फेयर वैल्यू लॉस हो रहा है माइनस कर दीजिए, आपका जो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन है उसको माइनस कर दीजिए, और सेविंग इन डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दीजिए। क्लियर है क्या? समझ में आई क्या बात? मैं पानी पी लेता हूँ जब तक आप इसको देखिए सर। समझ में आई या नहीं आई बात? क्लियर है? 1 मास और क्लियर, 10 मास क्लियर रखते हैं। अब सर
ये था सब वर्किंग नोट, जो अभी तक पढ़ के आया सब वर्किंग नोट थे जिसके थे 10 मार्क्स। अब आपके मेन सॉल्यूशन के होते हैं 5 मार्क्स, जिसमें से सर आपके इसके होते हैं 3 मार्क्स। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी अगर बना के आओगे तो आपको उसको कितने मिलेंगे सर, इसके मिलेंगे आपको 3 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे सर, 3 मार्क्स। मतलब सर बैलेंस शीट के 2 मार्क्स होते हैं। तो सर बैलेंस शीट में आप करते क्या हो, जो गिवन होता है उसको तो जोड़ते, जोड़ना है तो सर नर्सरी वाला बच्चा जोड़ देगा, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट क्लास का बच्चा जोड़ देगा। मेन चीज तो सर ये बनानी होती है। तो सर 3 नंबर आपके होते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के। ठीक है, यस सर। तो सर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, जिससे हम शॉर्ट में बोलेंगे सो की, प्यार से बोलेंगे सो की। तो सर देखो इक्विटी, तो सर मैं आपको पहले बताता हूँ इंडेस में इक्विटी का मतलब क्या होता है। सर जब भी आप इंडेस पढ़ते हो ना, तो सर इंडेस में मैं बोलता हूँ इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है सर दो चीजें, एक तो शेयर कैपिटल होती है, प्लस आपकी अदर इक्विटी होती है। क्या होती है सर, आपकी अदर इक्विटी होती है। क्लियर है क्या, यस सर। एक तो शेयर कैपिटल होती है प्लस अदर इक्विटी होती है, इन दोनों का टोटल क्या होता है सर, आपकी इक्विटी होती है। क्लियर है क्या, यस सर। आ जाइए ऊपर, तो सुनिएगा सर, एक और चीज सुनना, लिखते चलना इस चीजों को सर। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी हमेशा किसका बनेगा सर, होल्डिंग कंपनी का। किसका सर, होल्डिंग कंपनी का बनेगा। मतलब इसमें होल्डिंग कंपनी के अमाउंट जाएंगे, किसके जाएंगे सर, होल्डिंग कंपनी के अमाउंट जाएंगे। तो सीना किसका बनता था, सब्सिडरी कंपनी का। स्टोकी किसका बनेगा, होल्डिंग कंपनी का, जिसमें होल्डिंग कंपनी के अमाउंट जाएंगे सर। किसके जाएंगे अमाउंट, होल्डिंग कंपनी के अमाउंट जाएंगे। क्लियर है क्या, यस सर। आपको इसी तरीके से बनाना है सर, सबसे पहले सारे वर्किंग नोट बनाने हैं, फिर सोकी बनाना है, देन उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। तो सर आपको कोई नंबर नहीं काट सकता, फिर आपके पूरे के पूरे 15 के 15 आपके हैं। ठीक है, यस सर। तो देखिए सर, अगर मैं बात करता हूँ, सुनिएगा सर, होल्डिंग कंपनी की बात करेंगे सर अब अपन, अब यस सर। तो होल्डिंग कंपनी की बात करते हैं, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यस सर, मैं कलर ले लिया ये वाला पिंक कलर। ठीक है, पिंकी पिंकी पॉन्की। तो सर अगर मैं होल्डिंग कंपनी की ए लिमिटेड की बात करता हूँ, इसकी शेयर कैपिटल कितनी थी, 10 लाख थी। कहीं इसने और कहीं शेयर इशू करें क्या पूरे ड्यूरिंग द ईयर, यस सर करे ना। देखो ये कर रखे, 20,000 शेयर इशू करे थे इसने, 10 रुपए के ईच के और 20 रुपए पर शेयर पर। यस सर, करे थे ना, हाँ सर। तो देखिए मैं क्या बोला सर, सबसे पहले आपको ओपनिंग में 10 लाख के शेयर थे, आपने 2 लाख के शेयर और इशू करे, तो आपके पास टोटल कितने हो गए सर, 12 लाख की शेयर कैपिटल हो गई। अब आप बोलोगे सर ये बैलेंस शीट तो क्लोजिंग है ना, तो उसमें 10 लाख में तो वो 2 लाख पहले से इंक्लूड होंगे। बट सर मैंने ये अजम्पशन ली, और आपको भी प्री डिफॉल्ट यही अजम्पशन लेनी है। आपको भी सर यही अजम्पशन लेनी है आईसीआई के क्वेश्चन सॉल्व करते समय, कि वो जो 2 लाख का जो शेयर कंसिडरेशन मैंने पे करा है उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं करा होगा। सर 2 लाख शेयर इशू, सर 20,000 शेयर इशू करते 20 रुपए में, तो सर 4 लाख रुपए लिखते आपने 2 लाख रुपए लिख दिया, और बच्चे सर 4 लाख रुपए ही लिख कर आएंगे। सर काटिए और आइए अपने इस पे, मैंने आपको साफ साफ बाइफरकेशन करवाया था कि सर शेयर कैपिटल 2 लाख ही लेनी है आपको। क्लियर है क्या, यस सर। तो ऐसे लिख के काट दीजिएगा सर, ताकि आपको पुटफॉल ध्यान रहे। तो सर 2 लाख ही आप ऐड करोगे। क्लियर है क्या, यस सर। ये था शेयर कैपिटल का, इक्विटी शेयर कैपिटल का। अब बात करते हैं सर अपने अदर इक्विटी की, ये इंपॉर्टेंट है सर। अगर 3 मार्क्स का वर्किंग नोट होता है ना, तो सर ऊपर वाले के आधा मार्क्स होता है और उसके 2.5 मार्क्स होते हैं, ये मान के चलो आप। इसके 2.5 मार्क्स होते हैं, ऊपर वाले के आधे मार्क्स होते हैं। तो सर अब ये कैसे होगा, तो देखिएगा सर, अदर इक्विटी का मतलब क्या होता है सर, अदर इक्विटी का मतलब होता है, मैं पहले बता देता हूँ, जो यहाँ पे अदर इक्विटी है, अदर इक्विटी का मतलब सब कुछ होता है एक्सेप्ट सिक्योरिटी प्रीमियम सर। सर आईसीआई सिक्योरिटी प्रीमियम को अदर इक्विटी का पार्ट नहीं मानती। सर आईसीआई सिक्योरिटी प्रीमियम को अदर इक्विटी का पार्ट नहीं मानती। तो सर अब ऐसे केस में नहीं मानती तो नहीं मानती, आईसीआई का अपन को सॉल्यूशन फॉलो करना पड़ेगा। तो सर अपन भी क्या करेंगे सर, अदर इक्विटी में सारे रिजर्व लिख देंगे, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, कैपिटल रिजर्व और टोटल, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखेंगे, साइड में ऐसे काट दीजिए सर। क्लियर है क्या, यस सर। ये पिटफॉल्स हैं सर आपके। ठीक है, तो सर ये किसका बनेगा, होल्डिंग कंपनी का बनेगा। हाँ सर, तो होल्डिंग कंपनी का देखो सर, कहीं ओपनिंग गिवन है क्या पूरे क्वेश्चन में सर, ओपनिंग कहीं भी गिवन नहीं है सर। आपको ओपनिंग कहीं भी गिवन नहीं है, नहीं है ना गिवन, यस सर। लेकिन सर आपके पास ये क्लोजिंग जरूर गिवन है, 2 लाख रुपए और 5 लाख रुपए जनरल रिजर्व का और पीएनएल का। तो ये क्या मानूंगा मैं सर, कि ये आपने ड्यूरिंग द ईयर कमाया होगा। ये क्या मानूंगा सर मैं आपका, ये आपने क्या कराया होगा सर, ये आपने ड्यूरिंग द ईयर कमाया होगा 2 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। समझ में आया क्या सर, क्लियर हो गया क्या सर। हाँ मेरे को ये कैसा कलर जो, हाँ ये क्लियर हो गया सर, यस सर। यहाँ तक की चीज समझ में आई, यस सर। अब बैलेंस शीट से तो आप क्या देखोगे, बैलेंस शीट से तो देख लिया आपने ड्यूरिंग द ईयर इतना कमाया है। अब सुनना सर, सुनना सर, अब एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं सर। कहीं आपको लगता है क्या जो होल्डिंग कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, आप खुद दिमाग से बताना सर, क्या होल्डिंग कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा क्या या नहीं पड़ेगा उसका। क्लियर है क्या,
यस सर, सुनिएगा सर, क्या जो फेयर वैल्यू है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? नो सर। क्या फेयर वैल्यू इंक्रीज? नो सर, क्योंकि ये बी लिमिटेड के साथ इंक्रीज हुई है। सब्सिक्वेंटली सर ये सब बी का है, सर ये बी का है, बी का है, बी का है। सर डिविडेंड, सर ये देखो ये रहा, डिविडेंड बी ने लिमिटेड ने पे करा था सर, डिविडेंड लिमिट बी लिमिटेड ने पे करा था सर, कितने का पे करा था? 60,000 का पे करा था। यस सर, बी लिमिटेड ने डिविडेंड 60,000 का पे करा था। तो सर एक बात बताओ, 60,000 का पे करा था जिसमें से 60% किसका था? होल्डिंग कंपनी का शेयर था 36,000। यस सर, जैसे ही डिविडेंड रिसीव्ड होगा सर होल्डिंग कंपनी को, तो उसका क्या हो जाएगा सर? वो अपनी रिजर्व, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर लेगा? कम कर लेगा। क्यों कर लेगा कम? क्योंकि सर एक तरीके से सर आपको जब डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है तो आप सर क्या कर लोगे? 36,000 को माइनस कर दोगे। क्यों माइनस कर दोगे सर? सिंपल सा रीजन है ना, होल्डिंग कंपनी की अपन को वैल्यू निकालनी है, होल्डिंग कंपनी की औकात निकालनी है। होल्डिंग कंपनी की औकात कैसे निकालेंगे सर? उसने साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया सर? इतना प्रॉफिट कमाया। जब उसको 36,000 का डिविडेंड मिलेगा तो वो उसके क्या करेगा? उसकी अब जो क्लेम है उसके क्लेम को कम कर देगा, तो 36,000 क्या कर देंगे अपन? माइनस कर देंगे। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? तो सर कहने का मतलब है कि डिविडेंड जो भी पे करेगा उसको अपन को क्या करना है? एनसीआई में से भी माइनस करना है, और जो सोकी बनाते हैं तो सोकी में से भी माइनस करना है। समझ में आई है नहीं आई बात? यस सर, क्लियर है? क्लियर है, यस सर। आगे देखिए सर, और कई क्वेश्चन में सर लैंड एंड बिल्डिंग सर होल्ड सब्सिडी की थी, डेप्रिसिएशन सब्सिडी का था, मतलब 1 to 8 में सर, मतलब मैं कह सकता हूँ सर एक तरीके से 1 to 8 है आपका, जो 1 to 8 था उसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था। यस सर, 9 में देखो सर, 9 में सर, 9 में इम्पेयरमेंट लॉस सर गुडविल का हुआ है, 1 लाख रुपए है सर। गुडविल का है ना सर इम्पेयरमेंट लॉस सर, गुडविल कंसोलिडेटेड है, इसमें पेरेंट भी हिस्सा देगी और एनसीआई भी देगा, मैंने बताया था आपको। यस सर, तो सर 1 लाख में सर सुनना, 1 लाख का 60% कितना होता है सर? 1 लाख का 60% 60,000 होता है। तो सर 60,000 से क्या करोगे आप? माइनस करोगे। यहाँ तक ये चीज समझ में आई क्या? 60,000 माइनस करने वाला। यस सर। सर आपने ये साइड में 1 लाख क्यों लिख रखा है? बताऊंगा सर, अभी हाल फिलहाल इसको फोकस करिए। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब सर और देखिए, और कुछ है क्या सर? हाँ ये रहा ना सर, ए लिमिटेड ने सोल्ड करा था गुड्स 5 लाख का, 20% मार्कअप था, और वो पूरा की पूरा गुड्स आपका अनसोल्ड है, मतलब अभी भी ग्रुप में है। ग्रुप में है तो सर मैंने बताया था एडजस्टमेंट होगा, अगर ग्रुप से बाहर हो जाता तो फिर एडजस्टमेंट नहीं होता। तो सर सुनिए, किसने बेचा है? ए लिमिटेड ने बेचा है। डाउन स्ट्रीम है, ए लिमिटेड के प्रॉफिट में से कम करेंगे। यस सर, तो ए लिमिटेड मतलब होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में से कम करेंगे। यस सर, तो मतलब ये सोची के अंदर पार्ट आएगा। सर कितने रुपए का गुड्स है सर? 5 लाख रुपए की कोस्टिंग का, 5 लाख रुपए की कोस्टिंग का है। तो सर डायरेक्टली बच्चे क्या करेंगे? आप 20% डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा सर? 1 लाख। समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। लेकिन कुछ होशियार व्यक्ति वो पता है क्या करेंगे? 20% जैसे ही देखेंगे यार ये तो ऑन सेल गिवन है, ऑन सेल गिवन है, तो दैट मीन्स वो क्या करेंगे? पहले ऑन कॉस्ट निकालेंगे। ऐसी गलती मत करना सर। क्यों मत करना? क्योंकि सर आपको एक चीज बताऊं मैं आपको, इसने पता है क्या लिखा है? इसमें क्या लिखा है? ऑन मार्कअप। क्या लिखा है इसमें? ऑन मार्कअप। क्या लिखा है? ऑन मार्कअप। तो ध्यान रखना, जब भी आपको प्रॉफिट रेशियो मार्कअप पे गिवन हो दैट मीन्स कि वो कॉस्ट पर है, और अगर ओनली जीपी रेशियो लिखा हुआ हो तो दैट मीन्स कि वो सेल पर है। अगर मार्कअप लिखा हुआ है दैट मीन्स कॉस्ट पर है, और सेल जीपी रेशियो लिखा हुआ है दैट मीन्स वो सेल पर है। तो सर मैंने 5 लाख रुपए की कोस्टिंग का माल बेचा, और जिसपे मैंने 20% का मार्कअप कमाया, मतलब मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया सब्सिडी कंपनी से, और वो पूरा की पूरा अनसोल्ड है, मतलब अभी भी घर के अंदर ही रखा है। तो क्या ये प्रॉफिट एक्चुअली का प्रॉफिट है क्या? नहीं सर। तो 1 लाख रुपए भी मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो समझ में आया आपको कि जो डाउन स्ट्रीम होता है वो सोकी में से माइनस होता है, लेकिन जो अप स्ट्रीम होता है वो आपका कहां से माइनस होता है? सीना में से माइनस होता है। दोनों का मैंने आपको लॉजिक भी दे दिया। क्लियर है? यस सर। और देखिए सर, और कुछ भी था क्या सर? 11 आपका सीना में था, 12 था नहीं, 13 का आएगा नहीं, 14 का आएगा नहीं, 15 सर टैक्स रेट आपका डीटीएल, तो सर उसका अपन एडजस्टमेंट कर चुके पहले ही। सर अब एक और बात बताइए आप मेरे को। सर सुनिए एक सेकंड, सर एक बात सुनिएगा आप मेरी। क्या आपने ऑन अ डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद सब्सिडी कंपनी से कुछ भी नहीं कमाया? सर किसने कह दिया कुछ भी नहीं कमाया? सर बहुत सारा पैसा कमाया मैंने, तो खूब पैसे छापे हैं सर, ये देखो। एक सेकंड सर, सॉरी, कितना पैसा छापा सर आपने? कितना पैसा छापा है सर आपने? 55,080 रुपी छापा है सर आपने। तो सर क्या वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस को बढ़ाएगा? आपके शेयर को बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा? यस सर। तो ये 55
₹55,080 भी अपन क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। तो सर आपको पता है कुछ नहीं करना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस एडजस्टमेंट में देखे जा रहा हूँ, एडजस्टमेंट पढ़ लिए, क्या ये होल्डिंग में जाएगा, क्या ये सोकी में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, ये मैं समझा दिया। और इससे ज्यादा सर आपको एडजस्टमेंट क्वेश्चन भी नहीं देगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट है सर। क्लियर है? यस सर, आपके लगभग लगभग सारे एडजस्टमेंट हो गए। अभी एक एडजस्टमेंट और बचा है, सुनिएगा सर आप, 2 एडजस्टमेंट सुनिएगा आप। इधर आइए सर, पीसी पर आइए, पीसी वाले पार्ट पर मैं आपको जूम करके करता हूँ सर थोड़ा सा। यस सर, पीसी वाला पार्ट आपको ऑब्वियस एकदम बढ़िया तरीके से जूम हो गया होगा। यस सर, देखिएगा सर, पीसी वाले पार्ट पे पहले बहुत रंग बिरंगा हो रहा है, बट सर मैनेज करिएगा आप। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, सर मैं 20 लाख रुपए दूंगा, 3 साल के बाद दूंगा, और 10% का डिस्काउंट रेट होगा। 20 लाख रुपए दूंगा, 10% का डिस्काउंट रेट होगा, और 3 साल के बाद दूंगा। तो दैट मीन्स कि सर 20 लाख रुपए देना है, 3 साल बाद देने हैं, और डिस्काउंट रेट 10% होगा। तो सर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आपको 20 लाख रुपए देने हैं। मैं क्या बोलूंगा सर, कि आपको क्या देने हैं सर, आपको 20 लाख रुपए देने हैं, और 3 साल बाद देने हैं, और 10% डिस्काउंट पर देना है। तो सर मैं ऐसा कह सकता हूँ आपको, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ आपको सर, क्या सर, कि देखो सर, 20 लाख रुपए देने थे, 3 साल बाद देने थे, तो आज की तारीख में उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, 15,02,000 रुपए निकाली थी। सर कहाँ निकाली थी, ये देखिए सर, 15,02,000 रुपए निकाली थी। यस सर, ये देखिए सर, 15,02,000 रुपए निकाली थी, नहीं निकाली थी, यस सर निकाली थी। तो एक बात बताइए सर, अब एक बात बताइएगा, अब एक बात बताइएगा सर, आप आपने 15,02,000 रुपए निकाली, ये कब की वैल्यू आई सर, ये कब की वैल्यू आई सर, ये आपके पास आई सर 1 अक्टूबर 2002 की वैल्यू आई। यस सर, अब आपको सर इसके 6 महीने का ही तो आपको ब्याज और देना पड़ेगा। इस साल 6 महीने का ही तो ब्याज और आपको देना पड़ेगा। तो सर 15,02,000 रुपए पे 10% के हिसाब से 6 महीने का जो ब्याज है वो कितना होता है सर, 75,100। तो वो आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर हो गया, नॉशनल इंटरेस्ट। तो वो भी आपके क्या करेगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस को रिड्यूस कर देगा। वो भी क्या करेगा सर, आपके प्रॉफिट एंड लॉस को रिड्यूस कर देगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, वो प्रॉफिट एंड लॉस को भी रिड्यूस करना है, 75,100 को भी। समझ में आई या नहीं आई बात, लॉजिक क्लियर हो गया? यस सर, समझ में आया है या नहीं आया? यस सर, समझ में आ गया है, परफेक्टली फाइन है सर, सब कुछ समझ में आ गया। अब मेरी बात सुनना सर, अपन लास्ट में फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट। अब सर एक बात बताना, आपके पास बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का था सर, आपके पास बैलेंस शीट में सर इन्वेस्टमेंट था 2 लाख का। कितने का इन्वेस्टमेंट था सर, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। यस सर, इन्वेस्टमेंट आपके पास 2 लाख का था, ठीक है। तो सर जब बैलेंस शीट में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन आपकी वैल्यू कितनी हो गई थी सर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट की, 3,60,000। तो सर कहने का मतलब मैं क्या कहूंगा सर, कहने का मतलब हो गया एक तरीके से 1,60,000 का मुझे गेन हो गया। यस सर, तो 1,60,000 रुपए का मैं गेन को क्या कर दूंगा सर, एड बैक कर दूंगा। यस सर, समझ में आई या नहीं आई बात? तो सर इन सबका टोटल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4,43,980। क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। यस, और टोटल करके कितना आ जाएगा, 6,43,980। क्लियर है? यस सर। लेकिन एक बात बताना सर, आपको मैंने एक चीज बताई थी कि यदि जब भी एनसीआई आपका मेजर, यहाँ पे की चीज आपको क्लियर हो गई है? यस सर, जब भी मैंने आपको बताया था अगर आपका कभी भी एनसीआई पीएसएन में मेजर होगा तो पूरा की पूरा इंपेयरमेंट लॉस आपका किस पर होगा, होल पूरा की पूरा इंपेयरमेंट लॉस पेरेंट के में से माइनस होगा। यस सर, तो इस कारण से देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, आपका 1 लाख माइनस कर रखा है। इस कारण से यहाँ पे मैंने आपको क्या कर रखा है, 1 लाख माइनस कर रखा है। ये चीज ध्यान रखना कि अगर अपन ने पीएसएनए पे करते तो अपना क्या चेंज आता, सिर्फ यहाँ पे 1 लाख माइनस होता, और बाकी सब कुछ क्या रहता, हमारा सेम रहता। क्लियर है क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर, थम्स अप। क्लियर है? यस सर। अदर इक्विटी क्लियर हो गया आपका? तो सर इससे आपके पूरे टोटल कितने मार्क्स क्लियर हो गए? अभी तक आपके 13 मार्क्स क्लियर हो गए। क्लियर है क्या? यस। अब अपन बात करते हैं हमारे बैलेंस शीट की लास्ट पार्ट की, जिसके आपको कितने मिलते हैं सर, आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। अब सर अपन बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट में आपको पता है इंडिया के अकॉर्डिंग जब बैलेंस शीट बनती है तो पहले असेट आती है, देन लायबिलिटी आती है। तो असेट में सबसे पहले क्या आएगा सर, आपका पीपी। क्या आएगा सर, पीपी। अब पीपी की वैल्यू आपने कहाँ निकाली थी, वर्किंग नोट नंबर आपने निकाली थी 8 में। यस सर, वर्किंग नोट नंबर 8 में निकाली थी, कितनी आई थी, 20,30,000 आई थी। यस सर, तो पूरा की पूरा आपको कितना लिख देना है, 20,30,000 लिख देना है, सेम ऐसे पीएसएनए में लिख देना है। क्लियर है? यस सर। देन सर पीपी के बाद क्या आता है, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस। क्या देखिए आपके पास एग्जाम में कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस गिवन है क्या बैलेंस शीट पे? मैं आपको बैलेंस शीट पे फोकस करवा देता हूँ सर, इधर देखिए बैलेंस शीट पे क्या कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस है क्या सर? देखिए क्या बैलेंस शीट में वर्किंग कैपिटल प्रोग्रेस है क्या सर? बैलेंस शीट में कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस है क्या? नहीं है सर, बैलेंस शीट में कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस नहीं है। तो सर फिर देन क्या आता है, गुडविल आती है। तो गुडविल में देखिए सर, आपके पास बैलेंस शीट में गुडविल देखिए सर,
बैलेंस शीट में गुडविल कितनी थी सर आपके पास? ये देखिए सर, बैलेंस शीट में गुडविल कितनी थी? 4 लाख थी। सर यहाँ भी तो 4 लाख थी, लेकिन इस 4 लाख की गुडविल को तो अपन ने एलिमिनेट कर दिया था ना सब्सिडी की गुडविल को सीना बना के। हाँ सर, तो ओनली 4 लाख की गुडविल लेंगे होल्डिंग की। यस सर, तो होल्डिंग की 4 लाख की गुडविल। यस, और उसके बाद हमारे गुडविल कितना निकला था वो देखिए सर आपके। गुडविल कितना निकला था देखिए सर आपके, कितना निकला था? 23,85,000। और पीएसएनए में कितना निकला था? 20,79,000। तो उसको मैंने क्या कर दिया सर, इसके अंदर ऐड बैक कर दिया। क्लियर है क्या? यस सर, तो बताइए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये मैं जब पीएसएनए पे करता हूँ तो बना रहा हूँ, और अगर मैं फेयर वैल्यू पे एनसीए को मेजर करता तो एससी बनती बैलेंस शीट। मैं आपको दोनों करवा रहा हूँ एक ही क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है क्या? यस सर। देन उसके बाद क्या आता है सर आपके? अदर इंटेंजिबल एसेट है, जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। क्या देखिए बैलेंस शीट में अदर इंटेंजिबल एसेट नहीं है क्या? क्वेश्चन में आपके पास सर कोई भी आपका क्या बोलते हैं उसको, नॉन करंट एसेट है क्या? नहीं सर, नॉन करंट एसेट भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। फिर क्या आएगा? करंट एसेट आएगा। तो करंट एसेट में सर सबसे पहले आपकी आती है इन्वेंट्री आती है। तो देखिए सर, इन्वेंट्री के केस में क्या है? इन्वेंट्री सर आपकी ओपनिंग कितनी है? आपकी इन्वेंट्री 2 लाख की है और 1 लाख की है। टोटल कितना हो गया? 3 लाख हो गया। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता तो अपन 3 लाख पे दिखाते हैं। हाँ सर, 3 लाख पे दिखाते हैं। क्लियर है? लेकिन सर आपको पता है कि आपकी जो इन्वेंट्री थी उसमें 1 लाख रुपए का गेन हुआ था, और उस इन्वेंट्री को सर अपन ने 1 लाख रुपए को बेचकर 1 लाख रुपए के गेन को रिवर्स भी कर दिया था। हाँ सर, तो देखिए सर, आपको 1 लाख रुपए का गेन हुआ था, 1 लाख रुपए का लॉस हुआ। समझ में ही बात? फिर सर आपको ध्यान है कि आपने क्या किया था सर? आपने अनरियलाइज प्रॉफिट निकाला था। हाँ सर, अनरियलाइज प्रॉफिट निकाला था। ये देखिए सर, ये निकाला आपने कितने का सर? अनरियलाइज प्रॉफिट 6,000 का। तो अनरियलाइज प्रॉफिट निकाला था, वो इन्वेंट्री में से माइनस होगा नहीं होगा? यस सर, इन्वेंट्री को में से तो माइनस होगा ही ना। यस सर, तो देखिए सर, आपने अनरियलाइज प्रॉफिट भी कितना माइनस कर दिया सर? आपने अनरियलाइज प्रॉफिट भी माइनस कर दिया कितना सर? 6,000। और फिर सर आपने एक बार डाउन स्ट्रीम में भी निकाला था 1 लाख का प्रॉफिट सर। यस सर, देखिए आपने 1 लाख का प्रॉफिट ये निकाल रखा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का। तो सर डाउन स्ट्रीम का 1 लाख का प्रॉफिट भी माइनस होगा। तो सर कहने का मतलब क्या हो गया सर? आपके पास इन्वेंट्री में कितनी क्या गई? 1,94,000, 1,94,000। देन फिर सर आपको है ना फाइनेंशियल असेट लिखनी पड़ती है। ये एक फॉर्मेट होता है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। फाइनेंशियल असेट में सबसे पहले आता है क्या? डेटर। डेटर क्या होता है सर? देखिए, अब मेरी बात सुनिए सर। डेटर में सबसे पहले 1 लाख और 2 लाख, टोटल कितने हो गए? 3 लाख हो गए। 1 लाख रुपए से आपकी असेट बढ़ी, कितने हो गए? 1 लाख और 2 लाख, 3 लाख। 3 लाख में फिर आपने 1 लाख से असेट बढ़ाई ना सर अपनी डेटर की। चलो यहाँ से मत देखो सर, आप तो अपने इधर से देख लिया करो आपके सीना में से। भाई सीना में देखो डेटर बढ़ाया क्या? हाँ सर, देखो ये डेटर आपने कितने से बढ़ाया? 1 लाख से बढ़ाया। कितने से बढ़ाया? 1 लाख से बढ़ाया। यस सर। और कहीं डेटर कम करा क्या? नहीं सर, डेटर कम नहीं करा, डेटर कम नहीं करा। तो मतलब सर मैं सीधा ऐसे लाके ऐसे लिख दूं यहाँ पे आके, ऐसे लिख दूं यहाँ पे आके कि सर एक तो 2 लाख प्लस 1 लाख बैलेंस शीट का, प्लस 1 लाख बढ़ा। हाँ सर, 1 लाख बढ़ा। अब पता है सर मैंने क्या करा? मैंने है ना उस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया सर। जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था वीडियो के, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखिए सर, तो आप 12 वाला पॉइंट वापस उतार लीजिए। जो 12 वाला पॉइंट है वो आप अगेन वापस उतार लीजिए। मैंने क्या करा सर? जो कैश इन ट्रांजिट था ना उसको हटा दिया, क्योंकि सर कैश इन ट्रांजिट बेसिकली एक अधूरा है अपने आप में। अगर मैं ओनली कैश इन ट्रांजिट बोलता हूँ तो वो अधूरा है तो अपने आप में। ठीक है, तो सर देखो क्या लिखा हुआ था, जो डेटर ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड करता है 2 लाख रुपए ए के, और जो ए लिमिटेड के जो क्रेडिटर हैं वो 1 लाख रुपए देते हैं बी को। तो सर कहने का मतलब क्या होगा कि मैं तेरे से 2 लाख रुपए मांगता हूँ, तू मेरे से 1 लाख रुपए मांगता है, तो मैं अपन क्या बोलेंगे? नेट नेट में सेटल कर ले। मतलब जो मिनिमम अमाउंट है वो दोनों में से माइनस कर देंगे। यस सर, तो ये जो मिनिमम अमाउंट है वो अपन ने क्या कर दिया सर? दोनों में से माइनस कर दिया। क्लियर है क्या? सर ये इन्वेंट्री में ये दो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये आप एग्जाम में भूल जाओगे, ये आप करके नहीं आओगे, पिटफॉल हो गया आपके, कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को माइनस करना भूल जाओगे आप। और यहाँ पे भी आप सर ये 1 लाख के म्यूचुअल डेट को माइनस करना भूल जाओगे। क्लियर है क्या? यस सर, तो ये 3 लाख आ गया क्या? हाँ सर। अब बी आर की बात करें। यस सर, अब देखिए सर मैं बी आर की बात करता हूँ वापिस अब आपको। तो देखो सर आपके बिल रिसीवेबल कितने थे? देखो सर आपके बिल रिसीवेबल 2 लाख और कितने? 3 लाख। टोटल कितने हो गए? 5 लाख हो गए। यस सर। अब आपको सर एक एडजस्टमेंट दे रखा था मैंने, एक शानदार एडजस्टमेंट दे रखा था मैंने सर आपको यहाँ पे। एडजस्टमेंट नंबर 14 पढ़िए क्या लिखा हुआ है सर। बी आर ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड करता है 1 लाख, जो किसको पेबल है? ए लिमिटेड को, मतलब इंटर पेबल है। लेकिन जिसमें से 60,000 क्या हो गया सर? एंडोर्स्ड हो गए टू सी लिमिटेड को। मतलब सर ग्रुप से बाहर कितने हो गए? जो ग्रुप से बाहर हो गए उनका तो कुछ एडजस्टमेंट होता नहीं। ग्रुप के अंदर कितने? 40,000 है। अपन क्या करेंगे सर? 40,000 माइनस कर देंगे। क्लियर है क्या? ये आप एडजस्टमेंट सर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वो आप भी हाईलाइट करिएगा, क्योंकि सर ये एडजस्टमेंट वो है कि जो आप भूल जाओगे। बाकी सारे एडजस्टमेंट आपको ध्यान देंगे प्लस 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 करने के। ये 40,000 भी अपन माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा सर? आपके पास आ जाएगा 4,60,000, 4,60,000। क्लियर है क्या? यस सर। अब लास्ट सर इधर आइए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं। ठीक है, यस सर, कैश एंड
कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं। ये सर देखिए, आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, देखिए सर मैं आपको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखिए सर, आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, ये रहा सर आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख, टोटल कितना सर आपके पास 6 लाख है। यस सर, आपके पास 6 लाख आ गया। अब सर आपने क्या किया था सर, 2 लाख का कैश कंसिडरेशन पे किया था। यस सर, आपने कैश में 2 लाख का कंसिडरेशन पे किया था क्या? हाँ सर, ये देखिए ये पे कर रखा आपने कैश में 2 लाख का 40,000 का कंसिडरेशन। तो वो तो सर क्या होगा, आपके कैश में से माइनस होगा नहीं होगा। यस सर, तो ये एक और एडजस्टमेंट है जो आप करना भूल जाओगे एग्जाम में सर। तो ये एडजस्टमेंट का भी ध्यान रखना सर आप। तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना सर 2-3 बार, तो आपका पूरा कंसोलिडेशन खत्म है। तो कितना आ गया सर, 3,60,000। अब क्या करना है सर आपको, जब असेट साइड का टोटल करोगे तो कितना आएगा, 60,29,000। और पीएसएनए मेथड से करोगे तो कितना आएगा, 58,23,000। क्लियर है? यस सर। अब अपन बात करते हैं सेकंड पार्ट, इक्विटी एंड लायबिलिटी की, जिसमें सबसे पहले आता है इक्विटी। इक्विटी में सबसे पहले आता है सर शेयर कैपिटल, देन आता है अदर इक्विटी। तो सर इक्विटी के लिए अपन ने ये बना रखा था। यस सर, कितना है अपना पास, 12 लाख है। तो देख लिया अपन ने कितना करा सर, 12 लाख रुपए ऐड डाल दिया। क्लियर है? दोनों ही केसों में, जैसे वो पीएसएन हो या फिर आपका फेयर वैल्यू हो। ठीक है। फिर सर अपनी अदर इक्विटी कितनी आई थी सर, देखो अदर इक्विटी आई थी अपने, अदर इक्विटी कितनी आई थी सर अपने, अदर इक्विटी कितनी आई थी सर, यदि मैं पी एस एफ 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 पे मेजर करता हूँ, फेयर मार्केट वैल्यू पे मेजर करता हूँ तो 6,43,980। और अगर मैं पीएसएन पे मेजर करता हूँ, पीएसएन पे मेजर करता हूँ तो कितनी आई थी सर, 6 इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ये ढंग से आपको दिख नहीं रहा होगा, 6,03,980। यस सर, तो फटाफट से इसको मैं यहाँ पे पुट ऑन कर देता हूँ, देखिए लीजिए। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है, क्लियर है। यस सर। अब सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सर आप भूल जाओगे सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड ऑन करना। क्यों सर? क्योंकि आप वो अदर इक्विटी में इसको इंक्लूड करोगे नहीं, इसलिए मैंने सर आपको क्या करवाया था, इसका अलग से बाइफर्केशन करवाया था कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम ये देख भाई 2 लाख रुपए ये रहे तेरा। तो 2 लाख रुपए को क्या करेंगे अपन, इधर भी एड ऑन कर देंगे। क्लियर है क्या? बैलेंस शीट में 2-2 लाख रुपए डाल देंगे। क्लियर है? देन उसके बाद क्या आता है सर, देन उसके बाद आता है सर आपका सिक्योरिटी एनसीआई। क्या आता है सर, फिर उसके बाद आपका एनसीआई आता है। क्या आता है सर उसके बाद आपका एनसीआई आता है। तो सर अब एनसीआई कितना है सर आपके पास, तो एनसीआई ये देखिए सर, एनसीआई के लिए मैंने आपको वर्किंग नोट बनवाए थे। यस सर, ये रहा देखो कितना है एनसीआई आपका सर, एक है 6,92,720 और एक है आपका 4,26,720। ठीक है। तो ये देखिए सर, मैंने ये यहाँ पे डाल दिया। क्लियर है क्या? समझ में आई या नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर है? यस सर। देन उसके बाद आता है सर आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी। तो सर आपके पास क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है क्या, देखिए सर क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है क्या। तो देखिए सर, जब आप क्वेश्चन की बात करोगे कि क्या क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है, तो ये देखिए सर नॉन करंट लायबिलिटी में डिवेंचर कहाँ है सर, ये रहा डिवेंचर। सर इसके पास नहीं है लेकिन इसके पास तो है ना, हाँ सर है। तो आप तो दोनों का टोटल करके लिखते हो, तो टोटल कितना हो गया सर आपके पास, 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। क्लियर है क्या? यस सर। देन फिर सर सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है पूरी बैलेंस शीट का, ये अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी, डेफर्ड कंसिडरेशन। एक बात बताता हूँ सर मैं, आप मेरी बात सुनिएगा। आपने सर सिंपल सी बात है, आपने कैश पेमेंट किया था, आपने इसको ये पेमेंट किया था सर, आपने 15,02,000 रुपए का पेमेंट किया था। यस सर। लेकिन 15,02,000 रुपए आज की तारीख की प्रेजेंट वैल्यू थी। यस सर। फिर आपने उस पे इंटरेस्ट दिया था 6 महीने का। हाँ सर, ये इंटरेस्ट ले रहा, देखो ये रहा 75,100 इंटरेस्ट दिया था। हाँ सर, इतना इंटरेस्ट दिया था। तो एक बात बताइए सर, आपकी बैलेंस शीट एंड में कितने रुपए की लायबिलिटी दिखेगी सर, दोनों को ऐड कर लीजिए सर। उतने रुपए की आपकी क्या दिखेगी सर, लायबिलिटी दिखेगी, जो कि मैंने यहाँ पे ऐड ऑन करके दिखा दिया सर। आपको समझ में आई या नहीं आई बात? सर ये एक एडजस्टमेंट है जो सर आप भूल जाते हैं सर। क्लियर है क्या? यस सर। जो जो एडजस्टमेंट सर मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ ना, आप भी हाईलाइट कीजिए सर साथ साथ में। और उन पे या तो फिर आप कुछ ऐसे स्टार मार्क कर लीजिए कि यार ये पिटफॉल है जो मेरे से एग्जाम में हो सकता है। अगर आप इनको पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में आ गया प्रेजेंट वैल्यू डेफर्ड कंसिडरेशन, तो आपको सारे इम्पैक्ट याद आ जाएंगे कि यार कहाँ का इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे आपको समझ में आ रहा है सर? आगे अपन बात करते हैं किसकी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की। ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है सर। क्यों है? क्योंकि सर ये भी आप भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि देखो सर, आप जब बैलेंस शीट को घूर करके देखोगे ना, कहीं भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं है। बट लेकिन एक बात बताऊं सर मैं, आपने ध्यान है सेक्शन जब आप वर्किंग ये बनाया था आपने, तो आपने क्या करा था सर, आपने ये देखो सर, ये आपने डीटीए डीटीएल ये रहा सर, ये देखो ये 1,95,000 का आपने डीटीएल बनाया और 37,800 का आपने क्या बनाया, डीटीए। तो दोनों का नेट करके भी दिखाओगे। क्लियर है क्या? इस कारण से ये क्वेश्चन अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इसको कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। ठीक है, लाइफ नहीं कंसोलिडेशन जिंगा लाला। तो 1,95,000 डीटीएल है और 37,800 आपका डीटीए है, तो दोनों को नेट करके दिखाता है। इंडिया हमेशा नेट करके दिखाता है। क्लियर है क्या? यस सर।
देन उसके बाद सर आपके पास करंट लायबिलिटी आती है, तो करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आपके फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो ट्रेड पेबल। तो देखिए सर क्वेश्चन में ट्रेड पेबल कितने हैं, ट्रेड पेबल है सर आपके पास 5 लाख और 3 लाख, टोटल कितने हो गए, 8 लाख हो गए। और 8 लाख में से आपको क्या करना है सर, 8 लाख में से आपको ये 1 लाख माइनस करना है। क्यों 1 लाख माइनस करना है, क्योंकि सर ये इंटर डेप्ट है ना, आप 1 लाख रुपए से मांगते थे, आप भूल गए सर, दिखाता हूँ मैं आपको, 1 सेकंड रुकिए सर। देखिए सर मैं आपको दिखाता हूँ, 1 लाख रुपए, ये देखिए सर, ये दे रखा, मैं आपको बताता हूँ सर, जस्ट थोड़ा सा नीचे, ये देखिए सर, ये था ना कि डेटर ऑफ बी लिमिटेड 2 लाख और ये 1 लाख, तो दोनों का जो लोअर अमाउंट होता है, हमेशा म्यूचुअल डेट में जो लोअर अमाउंट होता है ना वो माइनस होता है, म्यूचुअल डेट में लोअर अमाउंट माइनस होता है। तो आप ये क्या करोगे सर, 1 लाख यहाँ से माइनस कर दोगे, ठीक है सर। उसी के साथ फिर देखना सर, आपको सर और कुछ भी हुआ था क्या ट्रेड पेबल से रिगार्डिंग? यस सर हुआ था ना, ये देखो ना, आपने ट्रेड पेबल को यहाँ पे बढ़ाया था, ट्रेड पेबल को सर आपने 25,000 रुपए यहाँ से क्या किए थे सर, बड़े थे, इसलिए आपको लॉस हुआ था। और आपको सर फिर 25,000 रुपए आपको सेटल होके फायदा हो गया था। तो सर एक तरीके से 25,000 रुपए बढ़े, 25,000 रुपए खत्म हो गए, पहले 25,000 रुपए बढ़े, फिर 25,000 रुपए आपके सेटल हो गए, तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा सर, 7 लाख, 7 लाख आ जाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आ गई क्या बात? यस सर, ये गलती होती है सर आप लोगों से। क्लियर है क्या? तो सर कहने का मतलब क्या है, मैं आप मेरी अप्रोच समझ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने वर्किंग नोट्स बना दिए, फिर जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो हर एक आइटम को देख रहा हूँ कि यार इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट था क्या, इससे रिलेटेड मैंने कुछ चीज की थी क्या, वहां जाता हूँ और फटाफट से उसको सॉल्व कर लेता हूँ। क्लियर है? यस सर। फिर बीपी देखो सर, बीपी के केस में देखो सर, अगर मैं बैलेंस शीट देखता हूँ तो देखो सर, ये कितना है, 3 लाख है, ये 2 लाख है, 5 लाख, जिसमें से 40,000 के आपके क्या थे सर, इंटरडेप्ट थे, तो 40,000 का मैंने इंटरडेप्ट माइनस कर दिया। कितने का माइनस कर दिया सर मैंने, 40,000 का इंटरडेप्ट माइनस कर दिया, जो कि आप भूल जाओगे करना। और मैंने आपको वो बताए थे जो ग्रुप के अंदर है उनको ही एडजस्टमेंट करना है, और जो बाहर हो चुके हैं, मतलब जो बाहर हो चुके हैं, जो बाहर आउटसाइडर पार्टी के पास है, उनका एडजस्टमेंट नहीं करना। जैसे सर मैंने आपको बताया था, अगर आप जितनी इन्वेंट्री बेच देते हो तो उसका एडजस्टमेंट नहीं होता, लेकिन जितनी आपके पास रखी रहती है उतने का एडजस्टमेंट आप करते हो। क्लियर है क्या? यस सर। देन सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है सर, ये भी है एक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है सर आपका, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। कौन सा सर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन? सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये कौन सा आ गया सर, आप जब बैलेंस शीट को घूर करके देखोगे ना सर, कहीं नहीं दिखेगा आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बट आपको एक बात बताऊं मैं सर, आपने ध्यान है, आपने सर, आपने एक तो शेयर होल्डर को पेमेंट दिया, एक तो सर आपने क्या करा, एक तो सर आपने शेयर होल्डर को पेमेंट करा 98,000 का, यस सर। और उसी के साथ आपका जो कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन है कितने का, 2 लाख का। तो सर ये भी आपके क्या होगी, ये भी तो आपकी लाइबिलिटी होगी, तो ये आपको 2,98,000 यहाँ आएगा और 2,98,000 यहाँ आएगा। तो सर इसी के साथ आपकी क्या हो जाएगी सर, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। आई होप सर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने बहुत ज्यादा लर्निंग करी होगी इस वीडियो में। मैं बता रहा हूँ सर, इस क्वेश्चन को अगर आपने 2 बार भी सॉल्व कर लिया ना, एग्जाम से पहले 3 बार सॉल्व कर लिया, तो सर आपको फिर कंसोलिडेशन में आपके आईसीआई की बुक के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, फिर वही सॉल्व करना है। एक लास्ट टॉपिक सर आपका रह जाता है चेन होल्डिंग का, वो कॉन्सेप्ट और मैं समझा देता हूँ सर आपको। चेन होल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है ना सर, वो चेन होल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो सर चेन होल्डिंग के कॉन्सेप्ट में भी क्या करना है सर, मैं आपको पहले बता देता हूँ स्टेप नंबर 1। पहले तो बताता हूँ चेन होल्डिंग होती क्या है। सर ए का बी में है, बी का सी में है, ये इसका 80% होल्ड करता है, ठीक है, और बी सी का कितना परसेंट होल्ड करता है, 60% होल्ड करता है। 60 नहीं सर, मैं इसको करता हूँ 70%, एटलीस्ट 70% होल्ड करता है। कितना परसेंट सर, 70% होल्ड करता है। तो सर ऐसे केस में क्या होगा, सुनिएगा सर, जब भी अगर ऐसा केस होगा, जब भी सर ऐसा केस होता है ना कि भाई ये उसके में होल्ड करता है, वो इसके में होल्ड करता है, तो आपको क्या करना होता है सर कि आपको पहले ना इफेक्टिव परसेंटेज होल्डिंग निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, इफेक्टिव परसेंटेज होल्डिंग। इसको 75% कर लेते हैं, अभी भी नहीं आएगा सर ये, ठीक है। यस सर। तो देखो सर, ए बी में कितना होल्ड करता है, 80%। जो बी है वो सी में कितना होल्ड करता है, 75%। तो मैं कह सकता हूं कि सर इनडायरेक्टली ए बी सी में होल्ड करता है कितना, 80 मल्टीप्लाई बाय 75, दैट इक्वल टू 60%। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो ए है वो बी की भी होल्डिंग है और सी की भी होल्डिंग है। यस सर। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या निकालना है आपको सर, इफेक्टिव होल्डिंग निकालना है, बस ये एक चेंज है। और बाकी और चीजेस बताता हूं मैं सर आपको। सबसे पहले आपको स्टेप 1 में क्या निकालता है, आपको इफेक्टिव होल्डिंग रेशियो निकालना है। स्टेप नंबर 2, सर स्टेप नंबर 2 में पता है आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में सर आपको क्या करना है, वही सीना बनाना है। लेकिन अब जो सीना बनाओगे ना, उस सीना के अंदर आपको बी लिमिटेड का भी बनाना है, सी लिमिटेड का भी बनाना है। अब जो बी लिमिटेड का प्रॉफिट लॉस आएगा उसको क्या करोगे आप, 2 चीजों में बांटोगे। किसमें बांटोगे सर,
दो जगह बांटोगे और सी लिमिटेड का भी दो जगह बांटोगे। क्लियर है क्या? यस सर। कहाँ कहाँ बांटोगे? देखिए सर, अब बी लिमिटेड के लिए तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में इसको 80% दोगे और उसको 20% दोगे। ठीक है। अब सी लिमिटेड का ए में और किस में दोगे? सी में। बी से कोई मतलब ही नहीं है सर। अब मतलब सी लिमिटेड, जब सी लिमिटेड का सीना बनाओगे ना, तो सी लिमिटेड के आइटम्स को डालोगे, बट उसमें अब जो आएगा उसको आप ए और सी में बांटोगे। ठीक है। ए में कितना सर? 60% है और सी में कितना रहेगा सर? 40% बांटोगे। समझ में आई या नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर हो गया क्या सर? चेन होल्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है वो। स्टेप नंबर थर्ड सर, डिफरेंस क्या है? मैं डिफरेंस डिफरेंस बता रहा हूँ सर आपको। ठीक है। जब आप, मेजर डिफरेंस क्या है कि जब आप सर एनसीआई की कैलकुलेशन करते हो तो उस समय क्या डिफरेंस है सर? जब आप एनसीआई की कैलकुलेशन करते हो ना सर, तो ध्यान रखना, एनसीआई की कैलकुलेशन करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, मैं बताता हूँ सर। एनसीआई की कैलकुलेशन करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, सुनिएगा सर। ये आपका सर जैसे बी है, क्या बोला मैंने सर? ये आपका बी है, ये आपका सी है, दोनों की एनसीआई कैलकुलेट करनी है आपको। यस सर। जैसे आप अभी तक नॉर्मल करते आए हो ना सर, वैसे आपको नॉर्मली कैलकुलेट करनी है बी की। तो बी की बात कर रहा हूँ मैं, बी की तो नॉर्मली कैलकुलेट करनी है जैसे अभी तक आप करते आए हो। ये तीनों चीजें आपको नॉर्मली जैसे आप करते आए हो ना वैसे आपको करनी है, जो अभी तक अपन ने ऊपर सीखा उस तरीके से। बट सर चेंज क्या है कि यहाँ पे फिर आपको एक चीज माइनस करनी पड़ेगी, जिस चीज का नाम होता है कि जो पीसी है। क्या बोला मैंने? जो पीसी दिया है किसने? जो बी ने सी को पीसी दिया है। बी ने जो सी को पीसी दिया है, मतलब बी ने जो सी में इन्वेस्ट कर रखा है, बी ने जितना सी में इन्वेस्ट कर रखा है, बी ने जितना सी में इन्वेस्ट कर रखा है ना सर, उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि बी में कितना एनसीआई है, मतलब एनसीआई ऑफ बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। समझ में आया? जो आएगा आपको उसको इधर से माइनस करना पड़ेगा सर। ये एक चेंज है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सर। क्या बोला मैंने? सुनने का सर। नॉर्मल अभी तरीके से निकालना है, नॉर्मल तरीके से निकालना है। अब सुनना, बी ने सी में इन्वेस्ट कर रखा है, लेट सपोज। अब मैं आपको उसका लॉजिक समझाता हूँ ताकि याद हो जाएगा। सी बी ने सी में इन्वेस्ट कर रखा है, लेट सपोज जैसे 200 करोड़ रुपए। कितने करोड़ सर? 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है। अब सर जब बी ने सी में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, तो 200 करोड़ रुपए में बी का जैसे बी ने सी में कितना परसेंट होल्ड कर रखा था? 75% होल्ड कर रखा था। यस सर। मतलब बचा हुआ 25% कौन होल्ड करता था? सी होल्ड करता था। यस सर। लेकिन एक्चुअली बी किसकी देन थी? ए की तो देन थी। ए बी में कितना होल्ड करता था? 80% होल्ड करता था। यस सर, 80% होल्ड करता था। तो मतलब इनडायरेक्टली देखा जाएगा तो ए जो है वो 200 करोड़ में 80% होल्ड करता है। ठीक है। मतलब जो 20% है बी का, मतलब जो एनसीआई का जो एनसीआई जो है, बी का जो एनसीआई है, उसके परसेंटेज से आपको क्या करनी है? मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है क्या? ये आपको चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्लियर है क्या? क्लियर है? यस सर। मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो सर आपको याद रखना पड़ेगा कि बी ने जितना सी में इन्वेस्ट कर रखा है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? बी के एनसीआई का शेयर माइनस करना पड़ेगा बी में से, जब भी आप एनसीआई निकालोगे। क्लियर है? यस सर। जब सी की एनसीआई निकालोगे, जब सर आप सी की एनसीआई निकालोगे ना, तो इस चीज का यहाँ पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। बट यहाँ पे आप सी की एनसीआई कैसे निकालोगे सर? सिंपल सी बात है, बट बहुत ऑब्वियस है। कैसे निकालोगे सर सी की एनसीआई? क्या आप 25% से निकालोगे या फिर आप 40% से निकालोगे? पहले तो आप मुझे ये बताओ, क्या सर 25% से निकालोगे या 40% से निकालोगे? सर राइट आंसर इज 40% से निकालोगे। क्यों सर? क्योंकि देखो ना सर, अब ए सी में कितना होल्ड करता है? 60% होल्ड करता है, तो दैट मीन्स कि 40% कौन होल्ड करता है? सी खुद होल्ड करता है। तो सी का एनसीआई कितने से निकलेगा सर? 40% से निकलेगा। सर समझ में आया या नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो जो सी का अब एनसीआई निकलेगा वो कितने परसेंट से निकलेगा? 40% से निकलेगा। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। ये पिटफॉल्स होते हैं जो आपकी गलती हो जाती है, 25% से नहीं निकलेगा। तो मैंने क्या बोला? एनसीआई आपको नॉर्मल तरीके से निकालना है, निकालो। बी का नॉर्मल तरीके से निकलेगा, बट इसमें बी ने जो सी में इन्वेस्ट कर रखा है ना, उसका आप जो बी के एनसीआई है ना उससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना उतना बी की एनसीआई में से। लेकिन जो सी वाला है, सी की जब आप एनसीआई निकालोगे तो आप जो इफेक्टिव परसेंटेज से जो एनसीआई आई है, इफेक्टिव परसेंटेज से कितनी एनसीआई आई थी? 40% आई थी ना, तो 40% से आपको एनसीआई निकालना पड़ेगा। लास्ट जो चौथा डिफरेंस आता है वो आता है सर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में। कि सर गुडविल की कैलकुलेशन में भी डिफरेंस आता है सर। यस सर, गुडविल की कैलकुलेशन में भी डिफरेंस आता है। कैसे डिफरेंस आता है? देखिए सर मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा सर कैसे डिफरेंस आता है। बी की और सी की, ये तो नॉर्मल तरीके से निकालो सर। बी की गुडविल में कोई झंझट नहीं है। नहीं सर, गुडविल में कोई झंझट नहीं है, तो नॉर्मल तरीके से निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी की
लेकिन जब आप सर सी की निकालोगे ना, अब सी में झंझट है सर, सी में झंझट है। सी में कैसे झंझट है सुनिएगा सर। इसका पहली बात तो ये देखो कि सर पीसी क्या लोगे आप। पीसी क्या लोगे सर, जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसने सर, बाय बी से, बी ने टू सी के अंदर, ठीक है। उसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से, मल्टीप्लाई करोगे 80% से। 80% दैट मीन्स कि सर ये जो 200 करोड़ रुपए, सर देखो मैं आपको समझाता हूँ सर, ये जो 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसने इन्वेस्ट कर रहे हैं 200 करोड़ रुपए सर, जो बी ने सी में इन्वेस्ट कर रहे हैं 200 करोड़, वो 200 करोड़ आए कहां से होंगे, ए से लिए होंगे, और ए ने उसमें कितना मिलाया होगा, 80% मिलाया होगा। तो सर एक तरीके से 80% मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है क्या, समझ में आई या नहीं आई बात, आपको लॉजिक क्लियर हुआ। तो आपको क्या करना है सर, यहाँ पे आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है कि ए ने बी में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। समझ में आई क्या बात। सर आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी 4 चीजें सर, आपको समझने की कोशिश करोगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। एनसीआई सब कुछ नॉर्मल तरीके से निकलेगा। एनसीआई जब भी निकालोगे, बी की जब एनसीआई निकालोगे तो उसमें जो बी ने सी में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, बी के एनसीआई से, उतना माइनस कर देना बी की एनसीआई में से। क्लियर है, यस सर। सी की जब एनसीआई निकालोगे तो इफेक्टिव परसेंटेज की होल्डिंग से निकालोगे एनसीआई। क्लियर है, मतलब 40% से। अब गुडविल के केस में बी के लिए नॉर्मल निकलेगी, लेकिन जो सी के लिए जो गुडविल निकलेगी उसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है बी ने सी में, और उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए ने बी में कितना होल्ड कर रखा है, ए ने बी में कितना होल्ड कर रखा है। क्लियर है क्या, समझ में आई क्या बात, यस सर। फिर वापस वही नॉर्मल तरीके से, बस पीसी में डिफरेंस है, बाकी जो आप नॉर्मल तरीके से करते हो वैसे नॉर्मल तरीके से करते रहोगे सर। समझ में आई क्या बात सर, मैंने सिर्फ आपको डिफरेंसेस बताए, बाकी सब कुछ नॉर्मल है सर। देखो मैंने आपको क्या क्या डिफरेंस बताया सर, सबसे पहले आप इफेक्टिव होल्डिंग रेशियो निकालोगे, जैसे ये निकाल के बताया मैंने आपको। देन से फिर आप सीना बनाओगे, दोनों का बनाओगे, और उसके अंदर सर बी का ए और बी में बांटोगे, सी का आप सर ए और सी में बांटोगे इफेक्टिव होल्डिंग रेशियो से। क्लियर है, यस सर। एनसीआई की कैलकुलेशन में भी डिफरेंस आएगा। एनसीआई की कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस आएगा सर, एनसीआई की कैलकुलेशन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस आएगा सर, क्या डिफरेंस आएगा कि जब बी की आप एनसीआई निकालोगे नॉर्मल तरीके से निकालना, बट उसमें आप लास्ट में क्या माइनस कर देना, बी ने सी में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मल्टीप्लाई कर देना उसको बी की होल्डिंग, बी की एनसीआई से, बी की एनसीआई से मल्टीप्लाई कर देना, बी की एनसीआई से क्या कर देना सर, मल्टीप्लाई कर देना, उतना आप माइनस कर देना। जब सी की आप एनसीआई निकालोगे, जब आप सर सी की एनसीआई निकालोगे तो इफेक्टिव परसेंटेज की होल्डिंग से निकालना है, मतलब 40% से आप एनसीआई कैलकुलेट करोगे, ना कि 25% से करोगे। फिर सर मैंने बोला गुडविल के अंदर क्या डिफरेंस होगा, गुडविल के अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा सर, बी तो नॉर्मल निकलेगा, बट जो सी है, सी के लिए सर पीसी कितना लेंगे, तो सर पीसी में सिंपल सी बात है, जो पीसी लोगे आप वो पीसी लोगे कि इन्वेस्टमेंट बाय बी टू सी कितना है, उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे ए का बी में कितना होल्डिंग रेशियो है। क्लियर है, यस सर। सर इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना वो जो मैं बता रहा हूं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा सर। लेट सपोज ए को बी ने एक्वायर करा और बी को सी ने एक्वायर करा, तभी चेन होल्डिंग होती है सर, यस सर। ए को जो बी ने होल्ड एक्वायर करा ना, वो सर करा 1/4/2018 को, और बी ने सी को एक्वायर करा सर कब, 1/10/2018 को। तो सर ऐसे केस में बताइए क्या होगा, मैंने क्या बोला सर, ऐसे केस में बताइए क्या होगा। मैंने क्या बोला, ए ने बी को एक्वायर करा, ए ने बी को एक्वायर करा 1/4/2018 को, बी ने सी को एक्वायर करा 1/10/2018 को। तो सर ऐसे केस में पता है क्या होगा, ऐसे केस में सिर्फ आपका एक ही चीज होगी, क्या, ऐसे केस में पता है क्या होगा कि जो बी के लिए डेट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी, 1/10/18। मतलब मैं आपको बताऊं कैसे, मतलब ऐसे मान के चलिए आप कि जब आप सीना बनाओगे, सीना बनाओगे तो सर सीना में क्या होगा, बी का भी बनेगा सी का भी बनेगा। जब बी का बनेगा तो डेट ऑफ एक्विजिशन क्या लेनी है, 1/4/18, और जब सी का बनेगा तो कितनी लेनी है, 1/10/18। समझ में आई या नहीं आई बात, लॉजिक क्लियर है क्या, यस सर। 1/10/18 क्लियर है क्या सर, ये चीज ध्यान रखना कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो बी के लिए अलग डीए होगा और सी के लिए अलग डीओए होगा, मतलब दोनों के लिए जो सीना होगा वो इस डेट को बेस लेके बनेगा। क्लियर है क्या, एक क्वेश्चन है सर, इसका एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है जुलाई 2021 का, वो जरूर करिएगा आप सर, इससे आपको बेटर क्लैरिटी आ जाएगी सर। बुक का क्वेश्चन भी करना, जुलाई 2021 का भी क्वेश्चन करना। अब सर जैसे ए ने बी में होल्ड कर रखा है कितना, 1/10/2018 को होल्ड करा, और बी पहले से ही सी को होल्ड करता था सर, बी पहले से ही सी को होल्ड करता था। मैंने क्या बोला सर, देखिए यहाँ पे बी पहले से ही सी को होल्ड करता था, अगर उल्टा है ना सर, अगर उल्टा है, अगर ऐसा केस है ना सर, तो ध्यान रखना जब भी आप सीना बनाओगे, अगर उल्टा केस है तो सीना बनाओगे तो ए बी का और सी का बनेगा,
यस सर। बी के लिए भी 1 10 18 होगी और सी के लिए भी सर कितनी होगी, 1 10 18 होगी। मतलब मैंने क्या बोला सर, अगर उल्टा है, ऐसे उल्टा वाला केस है सर, तो दोनों के लिए जो डेट ऑफ एक्विजिशन होगी वो कौन सी वाली होगी, स्टार्टिंग वाली होगी। क्लियर है क्या, दोनों के लिए डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी सर, आपकी स्टार्टिंग वाली होगी। क्लियर है, यस सर। लेकिन अगर सीधा केस है तो दोनों के लिए रेस्पेक्टिव डेट ऑफ एक्विजिशन होगी। लेकिन अगर उल्टा केस है तो दोनों के लिए जो स्टार्टिंग वाली मतलब जो लेटर डेट है, आप ऐसे याद रखिए सर, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। अगर देखिए सर, अगर सीधा केस है तो रेस्पेक्टिव आपकी जो भी रेस्पेक्टिव ड्यू डेट्स होगी वो आपकी क्या होगी सर, डीओए होगी, डेट ऑफ एक्विजिशन होगी। लेकिन अगर उल्टा केस है, क्या बोला मैंने सर, अगर उल्टा केस है तो ऐसे केस में क्या होगा सर, उल्टा केस होगा तो ऐसे केस में जो लेटर डेट होगी ना वो क्या होगा सर, आपका डेट ऑफ एक्विजिशन होगा फॉर बोथ, दोनों के लिए। क्लियर है क्या, समझ में आ गई क्या बात। यस सर। तो इसी के साथ सर ये चैप्टर आपका खत्म होता है। इसमें जुलाई 2021 का क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर ली, जरूर सॉल्व कीजिएगा सर। जुलाई 2021 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वो कर लिएगा तो सर आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सर इसी के साथ अपन आज इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए सर, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए सर।